नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारा नेशनल मूवमेंट है, यानी कि हम नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने पहले कर लिया है और अब नेशनल मूवमेंट को हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं और जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है पूरे आधुनिक भारत में, उसकी बात करेंगे। स्पेशली 1905 के बाद 1947 तक हम चीज़ों को क्रम से रखेंगे। क्रम से रखने से क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब आपके ऑप्शंस आएंगे तो आप उस ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर लेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि डेट अगर याद नहीं रहता है ना तो ऑप्शन से एलिमिनेशन होता है और ऑप्शन में ये एक बड़ा अच्छा देगा साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसके बाद सर ने ये पढ़ाया था। अगर वीडियो को आपने गौर से देखा तो सर ने इसके बाद ये पढ़ाया था। डेट तो याद नहीं है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के बाद उन्होंने क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन पढ़ाया था। तो इसका मतलब है कि वो जो भी होगा स्वदेशी आंदोलन के बाद होगा। तो क्लू मिल जाना ना एग्जाम में अपने आप में एक हिम्मत होता है, इस बात को समझिएगा। इस वजह से मैंने इसको क्रम में रखा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, आपका जो है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कभी कुछ चीज़ें आपको बताते हुए चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो एग्जाम का क्वेश्चन भी कई बार बना है कि ये रैंड है। ये कौन है? रैंड है, ठीक है। और इनकी हत्या हो जाती है, इसकी हत्या हो जाती है। ये रैंड है, ठीक है। और इसकी हत्या हो जाती है। ये चापेकर बंधु है, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। ये चापेकर बंधु हैं। इन लोगों ने रैंड की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। इस बात को समझिएगा। ये रैंड है, ठीक है। ये बाकर बिल्ला। क्यों हत्या करते हैं? क्योंकि रैंड जो है ना प्लेग कमिश्नर था, पूना प्लेग कमिश्नर। और उस समय पूरे देश में प्लेग का एक ऐसा कहर था जैसा कि अभी कोरोना का कहर है, ठीक है। लोग मर रहे थे, लेकिन सरकार सिर्फ समिति बना रही थी और सिर्फ एक कागजी कार्रवाई कर रही थी। उससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इन दोनों भाइयों ने इसे हत्या कर दी। अच्छा किया, गोली मार दिया, बढ़िया बात है, मारना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। हालांकि ये तीन भाई हैं। तीसरा का फोटो यहाँ पे वासुदेव हरि चापेकर है, लेकिन जब रैंड की हत्या की बात आती है तो इन्हीं दोनों भाइयों का नाम आता है इंपॉर्टेंट रूप से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1905 के बैकआउट और स्वदेशी मूवमेंट। ध्यान रखिएगा, यह है बैकआउट और स्वदेशी मूवमेंट, जैसा कि हमने आपको बड़े अक्षर में लिखा है। यहाँ पर भी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, थोड़ा सा कहानी के तरीके से इसको समझाते हुए चलेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और कहानी के तरीके से समझना ये है कि उस समय बंगाल जो है ना आंदोलन का केंद्र था। बंगाल न केवल आंदोलन का केंद्र था, बल्कि वहाँ पे लोग एक तरीके का अंग्रेजों के विरुद्ध जो षड्यंत्रों का पूरी ताना बाना बुना जाता था, वो सब का बंगाल ही था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल को विभाजित करने का एक फैसला लिया। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि केंद्र बिंदु कहाँ था बहिष्कार आंदोलन से पहले भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का, तो बंगाल था। वैसे भी अगर आप पूरे तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम लोग आपको बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, यही के आसपास के लोग आपको मैक्सिमम दिखाई देंगे। मतलब उस समय में के बंगाल में बिहार इंक्लूड है, तो मुझे अलग से नाम नहीं लेना चाहिए था इसका, ठीक है। तो ये यहाँ के लोग दिखाई देते। उन्होंने क्या किया कि बंगाल को तोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम क्या किया वो मैं बताता हूँ। इस समय वायसराय है कर्जन। कौन है? कर्जन। जरा मैं आपको एक बार बता दूं, कर्जन की चर्चा हमने पहले भी आपसे किया है, लेकिन मैं आज फिर से बता दूं कि वायसराय है कर्जन। और उस समय के बंगाल में क्या क्या शामिल था वो अगर मैं बता दूं यहाँ पे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लिया है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उस समय के बंगाल में है बेटा आज का बांग्लादेश। आज का बांग्लादेश है उस समय के बंगाल में। आज का पश्चिम बंगाल, ममता दीदी है ना, पश्चिम बंगाल है आज का, पश्चिम बंगाल है बेटा आज का, ठीक है। एक दूसरा आज का बिहार है, ठीक है, आज का बिहार है। आज का झारखंड है, ठीक है, आज का झारखंड, आज का झारखंड है। आज का उड़ीसा है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र, मैं यहाँ पे लिख दूं दूसरे कलर से ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट,
बेटा असम नहीं है, लेकिन जैसे कि त्रिपुरा है इसमें शामिल, और क्या बोलते हैं कुछ मेघालय का क्षेत्र है, मेघालय शामिल है। तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र है उस आज के बंगाल में, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 1905 का बंगाल की बात कह रहे हैं हम, 1905 का बंगाल। तो अंग्रेजों ने क्या डिसाइड किया कि हम बंगाल को दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में। और वो दो भाग कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि जो आज का बांग्लादेश जिसे आप देख रहे हैं, या त्रिपुरा देख रहे हैं, या फिर मेघालय का जो क्षेत्र देख रहे हैं, उसको उन्होंने बांट दिया, ठीक है। और इसको कहा उन्होंने पूर्वी बंगाल। और आज का जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, बिहार, झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र आप देख रहे हैं, इसको इन्होंने कह दिया पश्चिमी बंगाल, ठीक है। कैसे किया, जरा मैं एक और फिगर बना दूं आपको। ये समझ में आ गया है कि आज के बंगाल में क्या क्या है। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं बताया था वो आज का बंगाल क्या है, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। आज का बंगाल है 1905 का बंगाल है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के एक दो स्टेट, ठीक है ना, असम नहीं है, ठीक है, पक्का। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि विभाजन कैसे हुआ। तो विभाजन कुछ ऐसे हुआ कि ये देखो, ये पूरा का पूरा मान लो बंगाल है, ठीक है, ऐसा गोल सा मैंने बना दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इसको ऐसे करके विभाजित कर दिया, और ध्यान रखिएगा, इसको कहा इन्होंने पूर्वी बंगाल, इसको क्या कहा, पूर्वी बंगाल। और इसको क्या कहा इन्होंने, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल कहा इसको, पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और ये हो गया पूर्वी बंगाल। यही पूर्वी बंगाल समय के साथ आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद होता है तो पार्टीशन होता है, तो पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। और यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में इंदिरा गांधी जी के सहयोग से बांग्लादेश बन जाता है। ये एक अलग पॉइंट है। और ये जो पश्चिमी बंगाल है, जो उस समय पश्चिमी बंगाल किया गया, ये आज भी पश्चिम बंगाल है। हालांकि बिहार, झारखंड और उड़ीसा समय के साथ अलग अलग स्टेट के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। उसकी कहानी हमने आपको पॉलिटी में पढ़ा दिया है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये पश्चिमी बंगाल है 1905 के हिसाब से, और बंटवारा कुछ इस तरीके से हुआ था। चलिए, अब ये तो आपने देख लिया कि बंटवारा हुआ था, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इसके पीछे का मंशा क्या था, इसके पीछे के पूरे की पूरी कहानी क्या थी। तो चूंकि लॉर्ड कर्जन, मैं फिर से बताऊं कि कर्जन कर्जन जो है ना क्या है, वायसराय है। कर्जन जो है ना वायसराय है इस समय। और कर्जन को लगा कि हमें बंटवारा करना चाहिए, अगर बंटवारा नहीं करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन्होंने जो ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया वो कुछ इस तरीके का है कि चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब प्रशासन चलाने में दिक्कतें हो रही, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है और ये क्षेत्र भी बड़ा था, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि आप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद बांग्लादेश, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे क्षेत्र को एक साथ मिलाकर के और शासन कर रहे हैं। तो क्षेत्र तो बड़ा था, लेकिन मंशा जो है ना गलत था। ऑफिशियली स्टेटमेंट यानी कि मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, मतलब खोपड़िया में कुछ और चल रहा है और करेंगे कुछ और। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इनके खोपड़िया में क्या चल रहा था वो मैं बताता हूं। किया क्या वो तो बता दिया मैंने। तो खोपड़िया में ये चल रहा था कि पूर्वी बंगाल में जो परसेंटेज पॉपुलेशन था उसमें इस्लाम मानने वालों की पॉपुलेशन ज्यादा थी। देखो, मैं इस्लाम और हिंदू को नहीं बांट रहा हूं मैं, देखो यहाँ क्या स्टेटमेंट कर रहा हूं उसको ध्यान रखना। इस्लाम मानने वाले पॉपुलेशन ज़्यादा थी, और जो वेस्ट बंगाल जो उस समय पश्चिमी बंगाल बना उसमें जो है ना हिंदू जो संस्कृति है उसको मानने वाली आबादी ज़्यादा थी। तो कर्जन ने क्या किया कि बंगाल को बांटने का एक पूरा का पूरा प्लान बनाया, और बंगाल के बांटने में कुछ लोगों से योगदान भी उन्होंने लिया जो आगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने योगदान भी लिया, और यहाँ तक कि बंगाल की बंटवारा जो कि आप देख रहे हैं कि ये बंटवारा जो है ना 16 अक्टूबर 1905 को इफेक्ट हुआ। तो बंगाल के बंटवारा होने के ठीक बाद, बंगाल का बंटवारा 1605 में जो 16 अक्टूबर 1905 में जो किया, उसके ठीक बाद कर्जन जाकर के वहाँ एक स्टेटमेंट देते हैं पूर्वी बंगाल में कि पूर्वी बंगाल के आबादियों जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय का था, उन्होंने कि हम आपके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और भी बहुत सारी बातें वहाँ पर जाकर की, जिसको बोलते हैं ना कि आज का नेता जो लोक लुभावन बातें करते हैं, तो वो लोक लुभावन बातें वहाँ पर जाके किया अच्छे तरीके से, है ना। आजकल नेता को नहीं देखते हो कि कैसे कैसे बोलता रहता है, तो उसी तरीके से जाकर के बोला, मतलब है ना, लॉलीपॉप दिया, चॉकलेट बिस्कुट पार्ले जी लो, ठीक है। पूर्वी बंगाल में जाकर के चॉकलेट बिस्कुट पार्ले जी बांटा, अपने भाषण से बांटा, नहीं अपने भाषण से, और वहां पे कुछ लोग उनके साथ थे जो कि आपको दिखेगा, थोड़ा सा मेरी बात समझ लीजिए। और पश्चिमी बंगाल को यहां पर में उन्होंने
बांटा, ठीक है। और उसके बाद फिर शासन को अलग कर दिया। लेकिन इस विभाजन का विरोध उस समय के जितने भी चेतना वाले नेता थे सबने किया, उस समय के जितने भी चेतना वाले नेता थे सबने किया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम बहुत ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्यों उनका ऊपर नाम रखा जाता है? क्योंकि कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने एक पूरा का पूरा क्या रखा था? कॉन्फ्रेंस रखा था। ध्यान रखिए, कलकत्ता के टाउन हॉल में पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस रखा था और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया था कि हम बंगाल विरोध का, यानी बंगाल विभाजन का क्या करेंगे? विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे। और वह इसी समय स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वदेशी। और बहिष्कार भी है। तो बहिष्कार क्या और स्वदेशी क्या, ये दोनों बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कौन थे वहां पे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस थे, बड़े बहुत बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा विद्वान। उस समय राजनीति में इनकी पकड़ बहुत मजबूत थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कलकत्ता के टाउन हॉल में मीटिंग रखा और ये आंदोलन चल पड़ा, क्यों मीटिंग रखा? बंगाल विभाजन के विरोध में। अच्छा, उसके बाद सभाएं की गई, बहुत सारी सभाएं की गई, जुलूस निकाला गया, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और भी बहुत सारी चीजें की गई, पर्चे बांटे गए, अखबार निकाले गए और बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि कर्जन को तो करना था, वो तो विभाजन करना था, तो वो विभाजन करके माना, यानी कि विभाजन किया कर्जन ने, ठीक है। चलो, तो कर्जन ने विभाजन किया। अब यहां पे देखते हैं बंगाल विभाजन के एक दो और नेताओं का नाम, जिसमें लाल बाल पाल मतलब यहां पर देखिए, ये हमारे हैं लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, ये हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक, और ये है हमारे बिपिन चंद्र पाल। तो ये थे लाल बाल पाल। और इस समय अरविंद घोष जो क्रांतिकारी के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, ये है अरविंद घोष, जो समय के साथ दार्शनिक बन गए और पौंडीचेरी में अरविंदो आश्रम का स्थापना किया। ये बात भी आप जानते हैं, ये वही अरविंद घोष है जो दार्शनिक भी बने, और वही अरविंद घोष है जो क्रांतिकारी आंदोलन के बहुत बड़े प्रेरणा थे। और इन लोगों का, यानी इन चारों का मानना था कि ये जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है, इसको बंगाल तक सीमित न करके हम बाहर भी लेके जाएं। और ये बाहर लेके भी गए, जैसे कि जो हमारे लाला लाजपत राय जी थे, पंजाब में चीज़ों को फैलाया, फिर महाराष्ट्र में हमारे तिलक जी बहुत एक्टिव थे। तो ये लोग जो थे ना, भारत के बाहर भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को लेकर के गए भारत के बाहर। चलिए ठीक है, यहां तक बात आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से विभाजन हुआ और किस तरीके से कर्जन का इसमें योगदान था, क्या भाषण किया, किस तरीके से पार्ले जी बांटा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से हमने सारी बातें यहां पे की। अब एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये बहिष्कार और स्वदेशी का मतलब क्या होता है। तो बहिष्कार का मतलब होता है अंग्रेजी सामानों का, अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार करना। अंग्रेजी कपड़ा, अंग्रेजी मिल का कपड़ा, अंग्रेजी मिल की चीनी, अंग्रेजी मिल के अंग्रेजों का एजुकेशन, अंग्रेजों का सब कुछ। और स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी अपनाएंगे हाथ से, या अपना कपड़ा अपनाएंगे जो अपने देश के लोग, या अपना जो चीनी बनाएगा उसको, या अपना एजुकेशन सिस्टम। कुछ समय बहुत सारे स्कूल भी खुले थे, अपने एजुकेशन सिस्टम अपनाएंगे, मतलब अपनाएंगे अपना और अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। जैसा कि रामदेव बाबा स्वदेशी करते करते जो है ना 5,000-7,000 करोड़ के मालिक बन गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें बता दिया, ये सारी बातें आपको लिखी भी हुई है, आप लोग परेशान नहीं होंगे। आप बस कहानी सुनते चलिए और मेरे साथ आप बहते चलिए जिस दिशा में मैं बहाते रहता हूँ। और पूरी नेशनल मूवमेंट को आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरी नेशनल मूवमेंट आपके टिप पे होगा, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद मैंने कलकत्ता के टाउन हॉल की बात कर ली, ठीक है। और ये है हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये हमारे कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसका आप तस्वीर यहाँ पर सामने में दिख रहे हैं। बहुत कद्दावर नेता है, एक आईसीएस ऑफिसर थे और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के फाउंडर। और इनके साथ थे आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस इनके सहयोगी थे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आनंद, हालांकि लिखा हुआ है, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आनंद मोहन बोस इनके सहयोगी थे, ठीक है,
याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है ये। और बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। ये बात, ये डेट आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905। इस डेट को भूलना नहीं, किसी भी हाल में एग्जाम का क्वेश्चन डेट पूछ लेता है और ये पूरा पूछ लेता है 16 अक्टूबर करके, ठीक है ना, पक्का। 1905 लॉर्ड कर्जन, बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। नेता इंपॉर्टेंटली कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। ये सारी बात मैंने आपको बताया, ठीक है। आईसीएस ऑफिसर, अच्छा एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर थे। तो ये बात मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो देखो कहीं कहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी नाम आ जाता है, लेकिन सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस ऑफिसर थे। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बहिष्कार आंदोलन हो गया, यानी कि अब हम चीजों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। अब आगे बढ़ते हैं 1906 में ही हम देखते हैं कि और क्या हुआ। तो 1906 में ही दूसरी बात यहाँ पे सामने में नजर आती है, वो आते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। और मैंने आपको बताया था, और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ, ढाका। ढाका कहाँ, पूर्वी बंगाल में। और क्या हुआ था पूर्वी बंगाल में, इस्लाम मानने वालों की आबादी ज्यादा थी और वहां पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना। किस तरीके से इंटरलिंक करोगे, करके देखो आप हमको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेटअप इन ढाका, इन लिंक करो ना, जोड़ो ना, जो पीछे मैंने बताया है। मैंने क्या कहा था, कर्जन जाकर के वहां पे क्या बांटता है, चॉकलेट बांटता है, पार्ले जी बांटता है। यानी कि जो होता है ना कि वो नेताओं का एकदम हम ये करा देंगे, हम ऐसे करा देंगे, वैसा वाला बात, ठीक है। और वैसे वाले बात में यहाँ पे दो भैया आ गए यहाँ पे। ये सलीमुल्लाह खां भैया है जो नवाब हैं, और ये हमारे जो सामने में दिख रहा है छड़ी लेकर के, चश्मा पहन के, अपने आप को अंग्रेज साबित करते हुए आगा खां साहब, ठीक है। ये अपने आप को अंग्रेज साबित कर रहे हैं, तो आगा खां साहब। तो ये आगा खां और ये है आपका सलीमुल्लाह, दोनों का नाम याद रख लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, तो ऑप्शन में या तो आगा खां दे देगा या सलीमुल्लाह, दोनों दे देगा तो दोनों का नाम कर दीजिएगा। और दोनों को ऑप्शन में दे दे और 4 ऑप्शन में किसी एक को टिक करना है तो आगा खां को टिक कर लीजिएगा। मैं बड़े जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं। मैं फिर से बताऊं कि अगर दोनों को दे देगा इनमें से दोनों, तो दोनों को टिक कर लीजिएगा। अगर 4 ऑप्शन अलग अलग दे दे तो आगा खां को टिक कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में आगा खां नहीं है तो सलीमुल्लाह को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों भाई साहब मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं ढाका में, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया है, और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं। और इनका क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन देखो, और उस एग्जीक्यूशन से आपको पता चल जाएगा कि जो पूर्वी बंगाल में हो रहा था या जो कर्जन ने करने की कोशिश की वो कितना सटीक जाके बैठा। देखो, लीग सपोर्टेड द पार्टीशन एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि हिंदी में भी लिखा हुआ है, लीग ने यानी मुस्लिम लीग ने स्वदेशी मूवमेंट का क्या किया, बहिष्कार किया, स्वदेशी मूवमेंट का अपोज किया, है ना। और जो पार्टीशन था उसको क्या, एक्सेप्ट किया खुले दिल से। आ जाओ मेरे भैया, हम मानते हैं इस पार्टीशन को, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम पूर्वी बंगाल वाले हम मानेंगे। अबे तुम पूर्वी बंगाल वाले 2-4 लोग ही माने, पूर्वी बंगाल की अधिकतम आबादी तो अभी भी जो है ना उस पार्टीशन के विरोध में था, तभी तो रक्षाबंधन मनाया। तो तुम दोनों अपने अपने फोटो यहाँ पर दिखवाने के चक्कर में कि आगे आने वाले जनरेशन हमारा फोटो देख सके, इस वजह से आपने पूर्वी बंगाल में कर्जन का सपोर्ट किया और एक लीग बनाया। और वही लीग आगे चल करके, हालांकि इस समय लीग बहुत कमजोर था, मतलब इतना कमजोर था कि उसका कोई एक मुश्किल से मेंबर उसके मिलते थे, चाहे किसी भी आबादी का हो, मुश्किल से। और वही लीग 1909 में इतना प्रभावशाली हो गया कि अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करने लगे। और 1947 तक मोहम्मद अली जिन्ना के कारण लीग मर चुका था लगभग, और मोहम्मद अली जिन्ना साहब उसमें जाते हैं और लीग को ऐसा यूरिया और खाद डालते हैं कि 1947 में भारत के पार्टीशन की बात। तो याद रखिएगा 1906 में जो लीग बना वो 1947 में अच्छे तरीके से हमें दिखाई पड़ता है, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 नए देश हमें समझ में आता है। चलिए, 1906 में ही कलकत्ता सेशन होता है और दादा भाई नौरोजी इस सेशन का चेयरपर्सन होते हैं। और इस सेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग। और 1906 का कलकत्ता सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने 1906 का कलकत्ता सेशन
यहाँ पे डाला है, याद रखिएगा। तो लीग समझ में आ गया आपको, बंगाल का पार्टीशन समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, अब चीज़ें आगे बढ़ रही है और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, यानी कि जो गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में एक दरारें बढ़ती जा रही है। मेरी बात अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं पूरी की पूरी नेशनल मूवमेंट को कहानी की तरह समझा दूंगा और एकदम से अंदर से पूरा का पूरा माइंडसेट और जोश बना के बैठे रहो। चलो ठीक है, हम लोग बात करें तो क्या हुआ कि जो उदारवादी था और जो उग्रवादी, सॉरी उग्रवादी नहीं बोलने, मुझे को माफ़ कीजिएगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सबसे, ठीक है। ये शब्द का प्रयोग मैं कभी नहीं करूँगा, अगर गलती से कभी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नरमपंथी था और जो गर्मपंथी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खाई जो है ना बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा खाई बढ़ता चला गया। और ये दोनों अब लगभग एक दूसरे के समानांतर एक अलग पार्टीशन, मतलब एक समझ लो कि कांग्रेस में एक फूट की बात चल रही थी। तो ये फूट, मैंने कहा ना कि 1906 का कलकत्ता सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये फूट तो 1906 में ही हो जाना था, लेकिन दादा भाई नौरोजी को, चाहे वो क्रांतिकारी लोग हो यानी कि गर्मपंथी हो, चाहे वो उदारवादी लोग हो यानी कि नरमपंथी हो, एक मत से दादा भाई नौरोजी को भारत का सर्वश्रेष्ठ नेता, वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन मानते थे। और जैसे ही दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता सेशन का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया, वहां पर चीजें थोड़ी सी दब गई, क्योंकि दादा भाई नौरोजी का कद इतना बड़ा था कि इनकी छोटी छोटी बातें जो है ना उस कद के सामने में ढक गया। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं हो सकता था। ठीक अगले ही साल एक सेशन बैठता है 1907 में, उस सेशन का नाम होता है सूरत सेशन। अगले ही साल एक सेशन बैठता है 1907 में, उस सेशन का नाम होता है सूरत सेशन, जिसको हम सूरत बंटवारा बोलते हैं, जिसको हम सूरत विभाजन बोलते हैं। मैंने यही बात लिखा है यहाँ पे, सूरत विभाजन। एग्जाम का क्वेश्चन सूरत विभाजन पूछ लेता है कि कांग्रेस में पहला विभाजन कहाँ हुआ? सूरत में। कांग्रेस में पहला विभाजन कब हुआ? 1907 में। क्रम से लेके आ रहा हूं ना, तो अगर डेट ना भी याद हो तो आप वहां पे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। 1907 में, ध्यान रखना। और सूरत विभाजन के चेयरपर्सन कौन थे? तो रास बिहारी घोष। बोस नहीं बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये है रास बिहारी घोष साहब हमारे। बोस नहीं, मैं फिर से बताऊं, बोस नहीं, कौन? घोष, रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के चेयरपर्सन थे। और यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में बंटवारा हो गया। वो कहते हैं ना एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी में नहीं, जो बिपिन चंद्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किताब लिखते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसमें लिखा हुआ है कि इस अधिवेशन में दोनों एक दूसरे की तरफ कुर्सियां चलने लगी, एक दूसरे की तरफ कुर्सी फेंकने लगे, इतना ज्यादा खाई बढ़ गई थी, यानी कि मॉडरेट भी कुर्सी फेंक रहे हैं। यार ध्यान रखिएगा, ये वही कहानी हो गया जैसा हम लोग आजकल संसद में देखते हैं या विधानसभा में देखते हैं कि कुर्सी और माइक निकाल करके फेंकते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ध्यान रखिएगा, इसमें डिवीजन हो गया। तो किसके किसके बीच में डिवीजन हो गया? गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में। और रास बिहारी घोष क्या है? चेयरपर्सन है। घोष है बेटा, बोस नहीं है, याद रखिएगा। फर्स्ट डिवीजन ये हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट डिवीजन का मतलब ये नहीं कि पहला नंबर नहीं, फर्स्ट डिवीजन मतलब पहला बंटवारा। और लीडर, मॉडरेट के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। जरा इनके बारे में हम बता दें, ये गोलू सा हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, गोलू भैया, ठीक है। ये भी बड़े कद्दावर नेता थे। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर माने जाते हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, गोलू से भैये। और ये थे हमारे मॉडरेट के नेता। और जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे या एक्सट्रीमिस्ट के जो नेता थे, वो थे हमारे द वेरी फेमस शेरे पंजाब लाल बाल पाल, ये शेरे महाराष्ट्र, और ये हमारे बिपिन चंद्र पाल जी। तो यहाँ पर ये कौन है? लाला लाजपत राय जी, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता है। और एग्जाम का क्वेश्चन बनता है ये हमारे तिलक जी हैं। तिलक जी के बारे में बहुत सारी बात करेंगे, हम तुरंत करेंगे, जैसे शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, सब बात करेंगे। और ये हमारे बिपिन चंद्र पाल। तो इस फोटो को देख लिए, ठीक है ना। और इस फोटो में आपने देख लिया कि किस तरीके से आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने अपना फोटो छपवाने के लिए ये काम किया और अंततः भारत का बंटवारा को लेकर के एक पूरा का पूरा कहानी रचा। ठीक है, चलिए आगे। अब उसके बाद 1907 के बाद जब बंटवारा हो जाता है तो अंग्रेज बहुत खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं अंग्रेज जिसका कोई वर्णन नहीं। उस समय अंग्रेजों का स्टेटमेंट इतना ज़्यादा भर के आता है, कहते हैं कि ये कांग्रेस में विभाजन हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उसके विभाजन के कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे तिलक जी अपने अखबार में, तिलक जी जबकि नहीं चाहते थे कि विभाजन हो,
ये बात भी है। तिलक जी को बाद में इस बात का अफसोस हुआ, अखबार के आर्टिकल में लिखे, अफसोस भी हुआ कि विभाजन नहीं होना चाहिए। बड़े जिम्मेदार किस्म के इंसान थे, लेकिन चूंकि एक्सट्रीमिस्ट थे, यहाँ ध्यान रखिएगा, और एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाह रहा था कि हम मॉडरेट के साथ काम करें। उन दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग थे, ठीक है। मॉडरेट तो था वो भीख मांगता था, भीख मांगने का मतलब है, तिलक जी कहते भी है कांग्रेस को कि भीख मांगने वाली संस्था है। तो मॉडरेट क्या करती थी कि आवेदन के अनुसार या फिर सही तरीके से कानून के अंदर रह करके अपनी आज़ादी या अपनी क्या बोलते हैं स्वतंत्रता की बात करते थे, या अपने लिए कुछ हक की बात करते थे। जबकि जो क्रांतिकारी थे वो छीन लेने की बात करते थे। तो जो नया उम्र हो तो उस समय तो छीन लेना की बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी उम्र ढलेगी और आप में मैच्योरिटी आएगी तो फिर आप जो है ना छीनने के बाद में थोड़ा सा उसमें सोचेंगे कि इससे हानि दोनों की तरफ का है। और यही हानि देख करके आप देख रहे हैं कि अरविंद घोष कहाँ चले गए, पौंडीचेरी, और वहाँ पे जय श्री राम करना शुरू कर दिए। यानी कि चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पे महान तिलक जी के बारे में। और तिलक जी को जेल चले जाते हैं, चूंकि वो अखबार में एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ में वो कुछ लिख देते हैं। जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लिख देते हैं तो उनको जेल भेज देता है। कहाँ? बर्मा के मांडले जेल। यहाँ पे 6 साल रहते हैं, याद रखिएगा, बर्मा के मांडले जेल, मांडले जेल। कहाँ बेटा? बर्मा के मांडले जेल, यही जो आपको समाज दिखाई दे रहा है। और बर्मा का आप जो है ना राजधानी क्या है? आज बर्मा का नाम म्यांमार है, ये बात मैंने बता दिया। उसकी राजधानी क्या है जरा आप हमें कमेंट में बिना किसी के सहायता से ईमानदारी से लिखना, देखते कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। ये है हमारे महान तिलक जी, और इनके कुछ काम जो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाते हैं वो यहाँ पे देख लो। गीता रहस्य, इसी मांडले जेल में गीता रहस्य नामक किताब लिखा था। किन्होंने लिखा था? तिलक जी ने। गीता के ऊपर में पूरी की पूरी एक टीका था। ये इसको बोलते हैं कि किन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखा। तो टीका लिखा ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उनका नाम था तिलक जी। या ऐसा क्वेश्चन पूछे गीता रहस्य किसने लिखा, तो ऑप्शन में होंगे तिलक जी। तो दोनों ही हालात में आप तिलक जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद तिलक जी का ही एक किताब है आर्कटिक होम ऑफ इन द वेदास, यानी कि आर्यन को ये कहते हैं कि ये आर्कटिक के रहने वाले थे, ये तिलक जी का कहना है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि आर्यन का मूल निवास कहाँ है? आर्कटिक है। तो तिलक जी ने कहा था आर्यन का मूल निवास आर्कटिक था, वहीं से ये लोग आए थे। ये बात हमने वैदिक एज में भी जब पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था तिलक जी के बारे में कि तिलक जी क्या सोचते हैं आर्यों के बारे में। ये बात मैंने आपको बताया था, वहां पे बताया था कि मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। ये बात मैंने वहां पे बताया था, तो यहां पर भी बता रहा हूं मैं ये बात। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तिलक जी ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाया, एक सेलिब्रेशन मनाया महाराष्ट्र में, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। एग्जाम में क्वेश्चन कितने बार पूछे जिसका कोई हिसाब नहीं है। तिलक जी के न्यूज़पेपर है मराठा और केसरी, याद रखिएगा, मराठा और केसरी। और इसको याद रखना कितना आसान है पता है आपको? मैं बताता हूं इनके न्यूज़पेपर को। मराठा का जो भाषा था वो था इंग्लिश, यानी कि मराठा न्यूज़पेपर ये इंग्लिश में निकालते थे, इंग्लिश में। और जो केसरी न्यूज़पेपर था ये निकालते थे मराठी में। अब यहाँ पे देखिए कितना मतलब है ना कुछ उल्टा सा। तो उल्टा सा जब बात है तो याद रह जाएगा कि अच्छा मराठा न्यूज़पेपर, मेरे को तो ऐसे ही याद है कि अच्छा मराठा, हाँ मराठा किस भाषा में था? मराठी में नहीं था मराठा, किस में था? तो इंग्लिश में था, सिंपल बात है। और केसरी, अच्छा केसरी ये मराठी में था। तो जिस नाम से आप अखबार पढ़ रहे हो वो उस लैंग्वेज में नहीं है, वो है इंग्लिश में। और केसरी किस में है? मराठी में। और ये दोनों अलग अलग तरीके से एग्जाम के क्वेश्चन बने हैं कि मराठा किस भाषा का अखबार था और केसरी किस भाषा का अखबार था। और ये कौन है? महान तिलक जी हैं। आगे बढ़े हम लोग, बढ़ सकते हैं ना? चलो आप लोग कर रहे हैं ना, पढ़िएगा और क्वेश्चन एग्जाम का निकालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ठीक 1907 के बाद हम लोग 1908 की बात करते हैं। 1908 की यहां पे ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे 1908 से लेकर के आगे तक। देखिए 1908 में क्या होता है, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर भी लिखा हुआ है कि मुजफ्फरपुर के जो एक बदनाम जज था, बदनाम किस लिए था? उल्टा सीधा फैसला सुनाना, जो क्रांतिकारी थे या आम जनता थे भारत के उसको उल्टे सीधे तरीके से फंसाना, ये यहाँ पे बदनाम इसलिए थे। तो मुजफ्फरपुर के जो बदनाम जज थे किंग्सफोर्ट, उसको मारने का काम, उस पर बम फेंकने का काम किया खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने।
खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने उसको मारने का काम किया, उस पर बम फेंकने का काम किया। लेकिन हो क्या गया यहाँ पर वो बताते हैं। हुआ ये कि चूंकि वो बग्गी या वो जो जिसको टमटम बोलते हैं, तांगा बोलते हैं, है ना, टमटम टांगा जो भी बोलते हैं, तो वो तांगा या टमटम वो बग्गी था तो किंग्सफोर्ड का, लेकिन उसमें उस दिन बैठे हुए थे दो अंग्रेज महिला। चूंकि उस पर बम फेंकते हैं और दोनों अंग्रेज महिला घायल हो जाती है, मृत्यु तक भी हो जाती है। ये एक जो है ना गलत तरीके से एक्सरसाइज किया गया था, लेकिन मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा। गलत एक्सरसाइज क्या था कि चूंकि मारना किसी और का था, गलती से वहां पर चला गया। ऐसा थोड़ी था कि खुद्दीराम बोस जी जो हमारे महान नेता है वो जानबूझ करके टारगेट किए थे उस औरत को, नहीं, वो तो टारगेट कर रहे थे बाकर बिल्ला को, ठीक है ना, लेकिन वो टारगेट हुआ नहीं। तो खुद्दीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी बम फेंकते हैं मुजफ्फरपुर में और बम फेंक करके वहां से भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि उसमें दो महिलाओं की मृत्यु हो गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं खुद्दीराम बोस जी और प्रफुल्ल चाकी जी को दिखाता हूं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आप उसमें ध्यान दीजिएगा। बाद में पता चलता है कि दो महिलाओं की मौत हो गई उसमें। तो खुद्दीराम बोस जी भागते 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 एक रेलवे स्टेशन के पास जा करके वहाँ से दूर चना खा रहे थे, और वहाँ पे कोई खुफिया या कोई मुखबरी है ना, आप जानते हो ना, घर का भेदी लंका ढाहे, तो वो लग गया और इन साहब को, जो बड़े लोग हैं, इनको अरेस्ट हो जाता है और फिर इनको फांसी। देखो ये खुद्दीराम बोस जी है, कितना बालक सा, बालक था भी 14 वर्ष का, और ये देखिए ये खुद्दीराम बोस जी है, ये इनको फांसी पे ले जाने के लिए तैयार है कि भैया अब तुमको फांसी, तो इनको फांसी देता है। और प्रफुल्ल चाकी जी को लग जाता है कि फांसी तो होना ही है, तो खुद्दीराम बोस जी के फांसी से पहले प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। और ये है प्रफुल्ल चाकी जी, जिनका डेड बॉडी का फोटो है, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के पास, यानी कि उस समय जो अंग्रेज गवर्नमेंट थे, जिनका जिस तरीके से उनका अपना अपना रहा होगा काम करने का तरीका, तो फोटो उन्होंने यहाँ पे खींचा है। ये हमारे प्रफुल्ल चाकी जी, महान प्रफुल्ल चाकी जी, ठीक है, जिन्होंने गोली मार ली। तो ये प्रफुल्ल चाकी जी है, खुद्दीराम बोस जी किंग्सफोर्ड पे मारने के चक्कर में दो महिला मर गई। हालांकि किंग्सफोर्ड मर जाता तो ज़्यादा बढ़िया था, है ना, क्या लगता है आपको? मर जाता तो अच्छा था कि नहीं? कमेंट करो हाँ या ना में। अच्छा था ना, मेरे को तो अच्छा लगता, आपको पता नहीं क्या लगता। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1908 में ही मानिक तल्ला, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का बन जाता है। मानिक तल्ला और अली बम जो षड्यंत्र है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानिक तल्ला और अलीपुर बम षड्यंत्र, इसमें जो है ना ध्यान रखिएगा कि अरविंद घोष को पकड़ लिया जाता है, अरविंद घोष को, और अरविंद घोष को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और जब अरविंद घोष को जेल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से जब जेल से निकलते हैं अरविंद घोष, तो फिर आंदोलन की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि दर्शन और अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। और चले जाते हैं कहाँ? पांडिचेरी, और राम नाम जपना, और अगला बात नहीं, राम नाम जपना ही सिर्फ, और वो करना शुरू करते हैं। वहाँ पे आप जानते हैं कि उनका आश्रम है, अरविंदो आश्रम, अरविंद घोष का। और ये है हमारे अरविंद घोष, महान क्रांतिकारी और महान भारत के दार्शनिक। चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 1908 यहाँ पे देखिएगा, अरविंदो घोष गेव अप पॉलिटिक्स एंड लेफ्ट फॉर पौंडीचेरी, ये बात मैंने आपको लिख दिया, बता भी दिया। 1909 में क्या होता है वो बताते हैं। 1909 में क्या होता है, ये है कर्जन वाइली। ये वो कर्जन नहीं है, ये कर्जन वाइली है, ये भी कभी भारत में रहा था। और ये हमारे मदन लाल धिंगड़ा, और इंग्लैंड में ये साहब इसको गोली मार देते हैं, गोलियां मार देते हैं मदन लाल धिंगड़ा। मदन लाल धिंगड़ा का कहना है कि एक गरीब बेटा अपनी माँ को क्या दे सकता है सिवाय अपने जान के, ये मदन लाल धिंगड़ा का कहना था। ध्यान रखिएगा, मदन लाल धिंगड़ा बहुत बहुत बड़ा नाम है अपने देश और इसलिए इतिहास में इनको बड़ा सम्मान से आप जानते भी हैं। तो मदन लाल धिंगड़ा का ये स्टेटमेंट सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे तो आपके पूरे शरीर में गूज बम जो है ना निकलना शुरू हो जाएंगे, रोए खड़ा हो जाएंगे। ऐसा थे मदन लाल धिंगड़ा। इन्होंने करजन वाइली की हत्या कर दी, और करजन वाइली की हत्या कर दी तो इनको भी पकड़ के फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन करजन वाइली की इन्होंने हत्या कर दी और बहुत बढ़िया काम किया। कै वो गोली मारा पता नहीं, 2-4 गोली मेरी तरफ से ही मार देता। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1909 में करजन वाइली की हत्या लंदन में मदन लाल धिंगड़ा साहब ने कर दिया। उसके बाद 1909 में ही आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इस दोनों बाकर बिल्ला को हम आपको दिखाएंगे और इसके बारे में बात करेंगे। बस 1 सेकंड में आप देखिए बाकर बिल्ला को।
ठीक है। मॉर्ले मिंटो, ये मॉर्ले मिंटो क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये यहां पर देखिए, ये है मॉर्ले और ये है मिंटो, ठीक है। ये मॉर्ले है आपका क्या, भारत सचिव, जरा मैं इसको कर दूं, ठीक है। ये मॉर्ले जो है ना, ये क्या है, भारत सचिव है, भारत सचिव है, सचिव, ठीक है। और ये जो मिंटो है ये क्या है, ये है वायसराय, ये है वायसराय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिंटो है भारत का वायसराय और मॉर्ले है भारत सचिव, और ये दोनों लेके आते हैं क्या, ये दोनों लेके आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। और इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, वो दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन लेकर के आते हैं। और यही मुस्लिमों की यानी कि मुस्लिम लीग की सबसे बड़ी जीत होती है। जो मुस्लिम लीग चिल्ला चिल्ला करके अपने हर सेशन में और पूरे भारत में अलग अलग तरीके से ये कहता है कि पूरे भारत के मुस्लिमों के रहनुमा हम हैं, और उसको कांग्रेस कभी नहीं मानती है, उस मुस्लिम लीग को यहाँ पे बहुत बड़ी विजय मिलता है जब एक पृथक निर्वाचन की बात आती है। और ये इतना ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ कि आगे चल करके बहुत सारे समस्याएं भारत में देखने को मिला, खास करके धार्मिक रूप से, और वो समस्या का परिणति भारत और पाकिस्तान का बंटवारा है। यहाँ पर देखिए, जो छोटे लोग होते हैं, छोटे मतलब जो कम नॉलेज के लोग होते हैं, वो सीधे सीधे गांधी जी, पटेल जी, नेहरू, जिन्ना इसको दोष देते हैं। मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूं कि जिन्ना का दोष नहीं है, या फिर लोग इधर के भी लोग, जो भारत के लोग, वो नहीं चाहते थे पार्टीशन, नहीं, मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, इधर के लोग भी चाहते थे पार्टीशन, मतलब जो उस समय भारत के नेता थे वो, और जिन्ना भी चाहते थे पार्टीशन। पॉइंट यह है कि इनको सिर्फ आप 25% दोष दीजिए, 75% दोष का खबर आप यहाँ पे देखिए ना, मुस्लिम लीग, 1909 का अधिवेशन, उसके बाद फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो खाई बनती जा रही है, इन सबको भी तो आप लेकर के चलेंगे ना। तो 75% योगदान हम अंग्रेजों को देते हैं, याद रखिएगा, और 25% ही हम भारतीयों को देते हैं, 1947 से पहले के भारतीयों को, जिनमें जिन्ना भी भारतीय थे और पटेल जी भी भारतीय थे, या नेहरू जी भी भारतीय हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार पीछे लेके चलता हूं आपको, और यहां पर दिखाता हूं कि हमने क्या किया था। हमने किया था कि किस तरीके से भारत सरकार अधिनियम, और उसको मैंने दिखाया था मॉर्ले मिंटो को। उसके बाद लगता है दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार में होता है बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा, 1911 का दिल्ली दरबार, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा होता है। और इस घोषणा के बारे में बात करें तो ये घोषणा क्या होता है, देखो, ये घोषणा होता है कि दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है, पहला घोषणा। दूसरी घोषणा क्या होती है, दूसरी घोषणा होती है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम का बन जाता है, ध्यान रखिएगा, VVI है। बंगाल के विभाजन को क्या किया जाता है, रद्द किया जाता है। और तीसरी घोषणा क्या है वो बताता हूं। तीसरी घोषणा है बिहार एक नए राज्य के रूप में सामने आता है। एक बात और, 1911 में बिहार एक नए राज्य के रूप में सामने तो आता है, लेकिन उसकी ये घोषणा होती है, लेकिन फुल फ्लेज राज्य का जो एक पूरी कहानी है वो 1912 में ही बिहार का बनता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बिहार राज्य का गठन, तो 1912 में हुआ है। हालांकि बिहार स्पेशल में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसको लेकर के आप एकदम इत्मीनान रखिए। तो क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार कब हुआ, 1911 में। दिल्ली दरबार में क्या हुआ, तो 1911 में कलकत्ता से कैपिटल कहाँ ट्रांसफर हुआ, दिल्ली हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ, बंगाल के पार्टीशन को रद्द किया गया। ये तीन बातें आप याद रखिएगा 1911 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी बात को ध्यान में रखना। दिल्ली दरबार में ये कहानी हुई थी, और उस दिल्ली दरबार की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये है आपका दिल्ली दरबार की तस्वीर, देख लीजिए, महारानी विक्टोरिया यहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर आपको ध्यान में होगा तो। और ये पूरी की पूरी दिल्ली दरबार का पूरा कहानी है, और इसमें कुछ घोषणा होता है, और ये घोषणा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिल्ली दरबार के ठीक
कुछ ही समय में जब दिल्ली भारत का कैपिटल बन जाता है और दिल्ली में वायसराय उस समय थे हार्डिंग। वायसराय कौन थे? हार्डिंग। तो दिल्ली दरबार की घटना होती है, कैपिटल चेंज हो जाता है और वायसराय होते हैं हार्डिंग। तो हार्डिंग घूम रहे होते हैं हाथी पे बैठ करके। कहाँ बैठ के घूम रहे होते हैं? हाथी पे बैठ करके हार्डिंग घूम रहे होते हैं। और उसी समय रास बिहारी बोस, यहाँ पे बोस है, घोष नहीं है, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस उनके ऊपर बम फेंक देता है कि लो भैया तुमको मारिए देंगे। अब हाथी पे बैठा हुआ है बेचारा रास बिहारी बोस, नीचे से कैसे कितना ऊपर बम फेंका, बम फूटा भी, हाथी वाथी को थोड़ा सा लग गया, वो घायल वाल हो गया, हार्डिंग को कुछ हुआ नहीं। लेकिन रास बिहारी बोस की ये जो पूरी की पूरी हिम्मत थी कि वायसराय पे बम फेंकने का, मतलब उस समय भारत का सबसे बड़ा आदमी होता था भारत में। वैसे पूरी भारत की टेरिटरी महारानी की थी या इंग्लैंड की थी, लेकिन भारत में महारानी का जो पूरा का पूरा एक जो बोलते हैं ना कि महारानी के रिप्रेजेंटेटिव भारत में कौन? तो वायसराय। तो आप समझ लीजिए पूरे भारत का अकेला वायसराय। और उस पे जो है ना, ये है हार्डिंग, देख रहे हो ना टकला को, ये है हार्डिंग और ये है हमारे महान बोस साहब। ये हमारे महान बोस साहब हैं जो आगे चल करके आप जानते हैं गदर आंदोलन में भी दिखाई पड़ते हैं, और फिर जो आईएनए की स्थापना और उसको बनाने की बात है वहाँ भी दिखाई पड़ते हैं हमारे बोस साहब। तो ये है हार्डिंग और इसी के ऊपर फेंक देता है बम। अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। ये हार्डिंग की बीवी है, बड़ी खूबसूरत है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस बाकर बिल्ला को बम से मारने की कोशिश की लेकिन मरा नहीं। कोई दिक्कत नहीं, देखो साहस करना अपने आप में बड़ी बात है, मेरी बात समझिए। देखिए किसी काम के लिए आप निकलते हैं, उसका एग्जीक्यूट हो जाना ये आपके हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि तुम हमेशा फल की चिंता क्यों करते हो। अर्जुन को बोले तुम्हारा काम है युद्ध करना, तुम युद्ध करो, फल की चिंता तुम ईश्वर पे यानी कि मुझ पे छोड़ दो, उसके बारे में तुम सोचो नहीं। तो वही बात है, इन्होंने एग्जीक्यूट किया, अब ये नहीं मरा तो ये अलग बात है। एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूशन हो जाता तो क्या होता? मर जाता, सिंपल बात है, यही बात है। ठीक है, आप तैयारी कीजिए, एग्जाम तो निकलना ही है आज न कल। चलिए, तो हार्डिंग को क्या करता है? बम से मारने की कोशिश करता है। 1912 में एग्जाम का क्वेश्चन है, अगर पूछेगा कहां तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हाथी पे बैठ करके इंडिया गेट के पास ये जो है ना घूम रहा था, याद रखिएगा इस बात को। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। 1913 में, 1912 के बाद 1913 में गदर आंदोलन की बात दिखाई पड़ती है। और ये गदर आंदोलन कहां? सैन फ्रांसिस्को। गदर आंदोलन के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। एग्जाम का क्वेश्चन है, वीवीआई है। ये हमारे साहब है सोहन सिंह भाखना और ये है लाला हरदयाल। ये गदर आंदोलन, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल उस समय जो है ना लोग कनाडा या अमेरिका की तरफ उसी समय से जा रहे थे, खास करके पंजाबी लोग। आज भी जानते हैं कि वो लोग कितना ज़्यादा कनाडा में जाकर के बसे हुए, वहाँ की सरकार बनाते हैं, वहाँ वोट करके वहाँ की सरकार बनाने में भागीदारी देते हैं, और वहाँ के सरकार के अहम जिम्मेवारियों में जो हमारे सिख भाई हैं वो बैठे हुए हैं। ये बात भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, है ना। तो ये लोग भी वहाँ पर बसे हुए थे, वहाँ पर थे, लेकिन इनका बसना एक मजदूर की तरह गए थे। बाद में आगे चल करके आप कुछ हो जाए तो मजदूर की तरह गए थे, और एक तरीके के रिफ्यूजी जैसा इनका बसावट ही था। उसी में चूंकि भारत प्रेम तो था ही, तो उसी में यहाँ पे एक निर्णय लिया जाता है कि अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो आपकी आज़ादी मिली है उसका इस्तेमाल कीजिए, और भारत में जो हमारे क्रांतिकारी भाई है उसके सहायता के लिए और वहाँ के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि वो आज़ादी भारत में नहीं है और यहाँ पे आपको पूरी आज़ादी अच्छे तरीके से। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे एक गदर मूवमेंट, गदर एक पत्रिका चलाया। गदर पत्रिका का नाम था, पत्रिका, जिसकी पहली लिपि गुरुमुखी में लिखी गई थी। गुरुमुखी आप जानते हैं जो सिखों की लिखावट होती है, गुरुमुखी उसको बोलते हैं। तो गदर की पहली प्रति गुरुमुखी में लिखी गई थी, ठीक है ना। तो गुरुमुखी से गदर की पत्रिका निकाली 1913 में, और वही गदर आंदोलन भी बन गया। और इसके संस्थापकों में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और भी लोग हैं, लेकिन इन्हीं दोनों का नाम आपको एग्जाम की लिस्ट में मिलेंगे, एग्जाम के ऑप्शन में मिलेंगे। लाला हरदयाल सबसे ज़्यादा मिलेंगे, वीवीआई, और दूसरे नंबर पर सोहन सिंह भाखना मिलेंगे। अच्छा, इस गदर मूवमेंट का काम क्या था? तो इनका काम था हथियार को इकट्ठा करना, प्लान करना और हथियारों को भारत तक पहुंचाना।
और भारत में एक पूरा का पूरा संगठन बनाना, और उस संगठन के लिए ये लोग जो है ना प्रयास करना शुरू किए। तो जब पंजाब आए तो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा, एक बात और बता दूं कि गदर आंदोलन के जो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेता थे या उस मूवमेंट से जुड़े थे वो सिख समुदाय के लोग ही थे। ये भी बात आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, मेरी बात पूरी समझना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो इन लोगों ने जब पूरा प्रयास किया ढूंढने का, तो पंजाब में बहुत ज़्यादा इनको समर्थन और उत्साह नहीं दिखा, समर्थन के साथ साथ उत्साह नहीं दिखा। तो वहाँ पे रास बिहारी बोस से इन लोगों की मुलाकात हुई, और रास बिहारी बोस यही साहब लीडरशिप करने के लिए तैयार हो गए गदर आंदोलन में, और वहाँ पे पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरा प्लानिंग बनाया गया। पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि ये पूरा प्लानिंग लीक हो गया, और पूरा प्लान लीक यानी कि अंग्रेजों को पता चल गया, और जैसे ही अंग्रेजों को पता चल गया तो गदर आंदोलन के शुरू होने से पहले ही अंग्रेजों ने ढूंढ करके निकाल करके जितने भी उस समय के लीडर थे, जो भी लड़ाकू थे, जो भी उस गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, उस सब को मारा, जेल में लटकाया, फांसी पे लटकाया, जेल में भेजा, ये सब किया। मतलब कि इसको बेदर्दी से इस आंदोलन को शुरू होने से पहले दबा दिया। लेकिन इसका एक अपना स्थान है लोगों में जागरूकता फैलाने का, क्योंकि जब लोग जानना शुरू किए, जब पकड़ आना शुरू हुआ, लोग जानना शुरू किए, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और भड़का, और लोगों में एक संगठन की भावना बढ़ा कि नहीं, ये जो है ना बहुत गलत करता है, ये तो कुछ किया ही नहीं था, या फिर और भी बहुत सारी बातें। और गदर की पत्रिका आती थी, गदर पत्रिका में खुल करके बात करते थे। अंग्रेजों के काला चिट्ठा उनके पत्रिका का हेडिंग हुआ करता था, उनके अखबार का, अंग्रेजी साम्राज्य का कच्चा चिट्ठा, ऐसा करके उनका पूरा का पूरा हेडिंग होता था। और उसमें अंग्रेजी साम्राज्य के पूरे बखिया उधेड़ देते थे ये लोग लिख करके। बखिया उधेड़ देना तो ये भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए था कि भाई हाँ, ये एक नया कुछ शुरू हो रहा है, इसको दबाना है, ऐसा करके, ठीक है। तो गदर आंदोलन समझ में आ गया आपको, सोहन सिंह भाखना और लाला हरदयाल जी और रास बिहारी बोस जी जो है ना उसकी लीडरशिप करने के लिए स्वीकार किए थे। लेकिन चूंकि जानते हैं गदर आंदोलन का भुंडा फूट गया और चीज़ें गड़बड़ हो गई। 1914 में 1914 में यहाँ पे एक घटना होती है, कामागाटा मारू एपिसोड, यानी कि कामागाटा मारू प्रकरण, याद रखिएगा। अच्छा, गदर का जो क्या बोलते हैं स्थापना हुई थी वो कहाँ, सैन फ्रांसिस्को। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन, अगर नहीं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, अगर नहीं तो सैन फ्रांसिस्को है, याद रखिएगा। चलिए, ये कामागाटा मारू प्रकरण क्या है ये मैं बताता हूँ। हुआ ये था कि उस समय कनाडा में एक पूरा का पूरा क्या बोलते हैं नियम था कि भाई हाँ, बाहर से भी कोई जहाज अगर आता है तो उसको हम अपने यहाँ शरण देंगे, ऐसा करके छोटा सा नियम था। जितने भी मजदूर टाइप के और कुछ क्रांतिकारी टाइप के आदमी थे वो सब जहाज पे क्या बोलते हैं सिंगापुर से रवाना होते हैं कनाडा के लिए। ये दरअसल मजदूर ही थे मैक्सिमम, और एक ठेकेदार था, भारतीय ठेकेदार, वो पूरा का पूरा भरते हैं और सिंगापुर से कनाडा के लिए रवाना होते हैं। कनाडा पहुंचने से पहले ही कनाडा के जो प्रवासी नियम है उसमें चेंज हो जाता है। मैं फिर से बताऊं, कनाडा पहुंचने से पहले कनाडा के जो प्रवासी नियम है उसमें चेंज आ जाता है, और जब प्रवासी नियम में चेंज आ जाता है कनाडा के, तो वहाँ पे उस पूरे के पूरे जो जहाज है उसको शोर यानी तट पे ही खड़ा कर दिया जाता है, तट पे ही। फिर समय के साथ उसको अंग्रेज़ों का दबाव चूँकि कनाडा पे पड़ता है ब्रिटेन का, तो वो उस जहाज़ को फिर से वापस भारत ले जाया आता है कि सब जहाज़ को भारत लेके आओ, तो वापस वो भारत आता है। ये वही जहाज़ है, ठीक है, वापस भारत लाया जाता है। और चूंकि इसमें काफ़ी दिन लग जाते, उसमें बहुत सारे भूखे रहे थे, कुछ लोग मर भी गए थे भूख से और ऐसे भी, और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ पे आते ही जब भारत में कलकत्ता पहुँचते हैं, कामागाटा कहाँ पहुँचते हैं, कलकत्ता नहीं, दरअसल बंगाल का बजबज इलाका है, बजबज, ठीक है। तो बजबज पहुंचते ही वहां पर झड़प हो जाती है इन जहाज के लोगों से और अंग्रेज सिपाही के बीच में झड़प हो जाती है। उस झड़प में फिर एक शोर कमेटी बैठता है। कौन सा कमेटी बैठता है, शोर कमेटी, तट कमेटी, इसको शोर कमेटी ही बोलते हैं। एग्जाम में भी शोर कमेटी ही आपको बोलेगा, ऐसे भी शोर कमेटी। तो यहाँ पे शोर कमेटी बैठता है और उसके हिसाब से कामागाटा मारू का पूरा एक एपिसोड बनता है, पूरी की पूरी प्रकरण बनती है। तो ये था क्या, तो सिंगापुर से एक जहाज निकला था मजदूरों का जो कि कनाडा जाना था। कनाडा पे वहाँ ब्रिटेन के दबाव से उसको कनाडा में नहीं एंट्री मिलता है। फिर वो भारत की तरफ ब्रिटेन उसको वापस लाता है और भारत में कलकत्ता के बजबज पे जब ये जहाज आती है तो वहाँ पे शोर कमेटी बैठती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है ना। तो शोर कमेटी याद रखिएगा किससे जुड़ा हुआ है, कामागाटा मारू प्रकरण से। शोर कमेटी, शोर
ठीक है, शोर कमेटी, याद रखिएगा। चलिए, और 1914 में ही आप देखते हैं कि क्या शुरू हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। चलिए थोड़ा सा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में एक छोटी सी बात बता दें, एग्जाम का कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है और आपने चाहे सुना होगा कि नहीं सुना होगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय में महात्मा गांधी जी ब्रिटेन में ये चाहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो ब्रिटेन के सैनिक में यानी इंग्लैंड के सैनिक में भाग ले, वहाँ पे भर्ती हो और उसकी सहायता पहुँचाए। और इस वजह, और चूंकि इसकी अपील भी कर रहे थे, वो न केवल चाहते थे बल्कि अपील भी कर रहे थे, मतलब लोगों को प्रभुक उत्साहित भी कर रहे थे कि जाओ अंग्रेज की तरफ से लड़ो, ठीक है। इसलिए उनको इस समय भर्ती वाला सार्जेंट कहा गया। क्या कहा गया? भर्ती वाला सार्जेंट। अभी तक महात्मा गांधी को ये पूरा का पूरा ख्याली पुलाव उनके मन में बैठा हुआ था बाबा को कि अंग्रेज जो है ना अपने, चूंकि वो अंग्रेज में पढ़ के आए थे इंग्लैंड में, तो वहाँ पर देखा था किस तरीके से उदारता है, किस तरीके से लिबरल है सब एक दूसरे के प्रति। तो उनको लगा कि अंग्रेज स्वभाव से तो ऐसा है, यहाँ आके क्यों हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो वो अंग्रेजों पे एक बिलीव भी करते थे कि वहाँ पर तो वो अच्छा से है तो यहां पर भी वो अच्छा से काम करेगा, यानी कि बेहतर शासन करेगा, एक व्यवस्था बेहतर बनाएगा, वो उनका एक बिलीव था, ठीक है। ये भी बात थी। और दूसरी बात थी कि उनका एक और आदर्श था कि दुश्मन अगर कमजोर है, अगर उसको प्यास लगी तो उसको पानी पिलाओ और पानी पी करके फिर से जब वो स्वस्थ हो जाए तो फिर उससे लड़ेंगे। तो इनका दूसरा आदर्श था। तो दोनों बातें वहां पे चल रही थी उनके मन में या उनके व्यक्तित्व में, ये दोनों बातें समाहित था जैसा कि उन्होंने देखा था, ठीक है। चलिए, लेकिन बाबा को ये नहीं पता कि जो अपने यहाँ लिबरल है वो दूसरे देश में जाकर के एकदम ऐसा कट्टर हो जाता है कि वहां पे लिख देता है काले और कुत्ते, यानी काले लोग जो हम भारतीय, वो इस बीच पे इस रेस्टोरेंट में नहीं बैठेंगे। इतना ज़्यादा भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। ये वही अंग्रेज है जो अपने देश में लिबरलिज्म की पूरी चादर ओढ़ करके बैठे रहते हैं। देखो लिबरलिज्म है, और दूसरे देश में जाके चादर हटाते हैं और कहते हैं कि अरे हम तो गोरे हैं, हम तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। हिटलर को याद रखो, हम तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ जाति कोई हुआ ही नहीं। तो ये जो भावना थी उनकी, ये भारत में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा था। और चूंकि महात्मा गांधी ये चीज़ें दक्षिण अफ्रीका में भी फेस कर रहे होते, तो ये भी बात थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। तो महात्मा गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या कहा गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय उनको कहा गया भर्ती वाला सार्जेंट, क्योंकि वो भारतीय नौजवानों को प्रभोग कर रहे थे कि इंग्लैंड की तरफ से लड़े विश्व युद्ध में। चलिए ठीक है, प्रथम विश्व शुरू हुआ 1918 में, खत्म हो गया 1914 में शुरू हुआ था। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन इसमें विजय हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। उसके बाद ठीक अगले ही साल यानी कि 1915 में भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है। और सबसे पहले मैं उसी डेट को लिख दूं, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? मैं आपको बताता हूँ महात्मा का उपाधि किसने दिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का है। महात्मा का उपाधि टैगोर साहब ने दिया था, टैगोर साहब ने, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली मूवमेंट के समय में, ये बात मैंने आपको मूवमेंट में बताया है, ठीक है। तो बारदोली की महिलाओं ने बारदोली मूवमेंट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया। तो ये महात्मा का उपाधि टैगोर साहब ने दिया था गांधी जी को। तो अब तब से क्या हो गए? महात्मा गांधी हो गए। अब महात्मा गांधी के बारे में ये शब्द लिखने में, अच्छा देखो कितना कोइंसिडेंस है, ये जो दोनों वर्ड एक साथ आते हैं ना, अगर अलग लिखो गांधी तो कुछ लगता है कुछ अधूरा सा है, और जब सिर्फ महात्मा लगा दो तो लगता है कि पूरा सा नाम हो गया, जबकि उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पूरा नाम। लेकिन यहाँ पर देखिए ये इसी से लगता है कि पूरा हो गया। तो व्यक्तित्व तो ऐसा है कि उनके नाम में भी झलक जाता है, उस नाम को भी सिद्ध करने की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, आप जानते हैं कब हुआ था, लिखा हुआ भी, और आप जानते भी 2 अक्टूबर 1869 में। और 1869 में ही स्वेज नहर की भी स्थापना होती है। मैं दूसरे कलर से लिख दूं, स्वेज नहर की भी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर। मुझे ये बात किस लिए याद है तो वो बात मैं बताता हूँ, क्योंकि 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उससे कोरिलेट करके मैंने इसको बना लिया कि उस 1869 में स्वेज नहर का भी बना था, स्वेज नहर भी बना था, स्थापना नहीं बना था, ठीक है ना। पिता है करमचंद गांधी, करमचंद गांधी पिता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, गलती मत कर लीजिएगा, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। माता का नाम पुतलीबाई है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से, माता का नाम पुतलीबाई गांधी है, माता का नाम।
और वाइफ का नाम है कस्तूरबा गांधी। क्या नाम है? कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी जी के फॉलोअर थे। प्यार से कस्तूरबा गांधी को बा बुलाया करते थे। क्या बुलाया करते थे? बा। ठीक है ना? तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और शिक्षा के लिए ये कहाँ गए? मतलब कि बैरिस्ट्री वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी जी की पूरी जीवनी पढ़ेंगे तो ये इनके पिता जो थे ना, वो गुजरात में एक दीवान परिवार का था, यानी कि एक अमीर गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। अमीर मतलब अभिजात वर्ग हम कह सकते हैं, अमीर गरीब नहीं कह सकते हैं, वर्ग के रूप में कहे तो अभिजात, जिसको कुलीन वर्ग बोलते हैं। ऐसे बोलो कि हायर सोसाइटी के लोग थे। अगर इंग्लिश में आप लोग को कुलीन और अभिजात समझ में हिंदी में नहीं आता है तो हायर सोसाइटी के लोग थे। ठीक है, तो मिला जुला करके चीज़ें ठीक थी। पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर कुछ कमजोरियां भी आती हैं, लेकिन बावजूद इसके उतनी भी कमजोरी नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि जब इंग्लैंड गए थे तो माँ ने घर के कुछ सामान को बेच करके उनको इंग्लैंड जाने का पैसा दिया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके पास इतना पैसा था उस समय इंग्लैंड जाने के लिए कि सामान बेचने के बाद भी उतना पैसा आप निकाल सके, तो बड़ी बात है। ठीक है, तो कमज़ोर कुछ नहीं थे, है ना? गरीब मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, और दीवान है तो अमीर वर्ग में ही है। चलिए, शिक्षा पाकर के जब महात्मा गांधी जी इंग्लैंड से वापस लौटे तो यहाँ पे एक अब्दुल्ला करके व्यापारी थे, जिनका वकालत करने के लिए कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। कब गए? 1893 में साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका में उनको पहली बार भेदभाव का सामना करना पड़ा। इससे पहले इंग्लैंड में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको साथ भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका में पहली बार उनको भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसमें पहले दर्जे का टिकट मांगने पे टिकट नहीं दिया जाता था। अगर टिकट मिल भी जाए तो कोई बैठने नहीं देता था। अगर उस क्या बोलते हैं ट्रेन के डब्बे में अंदर भी चले जाए तो वहाँ पे गोरे लोग उस सीट नहीं देते थे, या फिर जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट चेक करने वाला, कलेक्टर नहीं कलेक्टर, टीसी जो चेक करने वाला था, वो भी उनको सीट नहीं देते थे। धक्का मार के कई बार उनको ट्रेन से भी उतारा गया। तो ये कुछ कहानियाँ और घटनाएं उनके साथ हुई थी। आप जानते हैं कि पीटर्सबर्ग में किस तरीके से उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और सारी रात वहीं पे उन्होंने बिताया था, है ना? वहाँ पे उनका स्टैचू भी है महात्मा गांधी जी का आज के डेट में। तो साउथ अफ्रीका में इनके साथ जो भेदभाव हुआ ये जग जाहिर है। ठीक है, फिर वहाँ से वो आते ही, मतलब इस भेदभाव को सहते ही सबसे पहले वहाँ के मजदूरों को इकट्ठा किया, भारतीय लोगों को इकट्ठा किया और इसके लिए लड़ना शुरू किया। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते कुछ सफलताएं इनको मिली शुरुआती दौर में। और चूंकि वकील बन के गए थे और इंग्लिश का अच्छा जानकार थे, और वहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं जानता था, तो अंग्रेजों के साथ जो कम्युनिकेशन की भाषा थी वो इंग्लिश थी, और महात्मा गांधी जी वो जानते थे। इसलिए महात्मा गांधी जी वहाँ पे आसानी से एक लीडरशिप की भूमिका निभाना शुरू कर दिए। वहाँ के लोग आवेदन भी लिखना नहीं जानते थे, जो वहाँ भारतीय लोग कमाने के लिए गए थे, चाहे व्यापार करने के लिए चाहे काम करने के लिए। ठीक है, फिर चीज़ें बदलती चली जाती है। महात्मा गांधी जी वापस भारत आना चाहते हैं 1-1.5 साल के बाद ही, लेकिन उसी समय वहाँ पे मताधिकार को लेकर के एक विधेयक पारित होती है, जो जिसमें भारतीय मजदूरों को लेकर के भी पूरी की पूरी बात होती है। तो महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया जाता है कि अब आप रुक जाइए, क्योंकि इसको सुलटा के जाइए। और उसको सॉल्व करने के चक्कर में महात्मा गांधी वहाँ 20 बरस तक रुक जाते हैं, काफ़ी दिनों तक रुक जाते हैं, और 1893 से सीधे 1915 में भारत आते हैं। और आप देख रहे हैं कि 15 सात 21 साल के बाद, लगभग 20 साल के बाद भारत आते हैं महात्मा गांधी जी। और इतने दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों, नीलों और बहुत सारे काम किए। वहाँ पे टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना किया ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नाम सुना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे टॉलस्टॉय आश्रम, टॉलस्टॉय फॉर्म कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल में किसने स्थापना किया? महात्मा गांधी जी ने। और इस टॉलस्टॉय फॉर्म को स्थापना करने के लिए यहाँ से टाटा बिरला जैसे जो समय के अमीर लोग थे उन्होंने भी चंदा दिया था। ये बात आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो इतने बड़े पॉइंट था, इसको समझ लीजिएगा। और अब तक यानी इन 20 वर्षों में महात्मा गांधी अंग्रेजों का विरोध करते करते, और सफलता भी उनको मिली थी, उसमें बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। उम्र से भी मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि कम उम्र में गए थे और एक बहुत अच्छे उम्र में वापस आ रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 20 वर्ष तक वहाँ रुके हैं। 2 बातें हो गई, अनुभव भी हो गया, अंग्रेज को कई बार झुकाए भी हैं कई बारी, हालांकि कई बारी डिसीजंस अलग हुए हैं, वो उसकी बात नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि उनमें पूरी की पूरी एक आंदोलन का और एक लड़ने का, एक किस तरीके से चीज़ों को मतलब हैंडल करने का, लीडरशिप की पूरी क्वालिटी एक डेवलप हो गई थी। और भारत में उनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम किया गोखले जी, या फिर उस समय के जो भी भारतीय वहाँ काम करने आते जाते थे, और जब वापस आते थे तो महात्मा गांधी जी का ऐसा बखान होता था कि उस तरीके से उनको एक तरीके के भगवान का दर्जा भारत में दे
दिया गया, क्योंकि उनकी बखान ऐसे होती थी कि महात्मा गांधी एक ऐसा बंदा है दक्षिण अफ्रीका में, जो भारत आएगा तो भारत के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, वो भगवान है, अंग्रेज से बिल्कुल नहीं डरता, अंग्रेज को तो ऐसा छक्का छुड़ाता है। मतलब उनके लिए पूरी की पूरी होता है ना कि रेलवे स्टेशन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में, वैसा तैयार हो गया था भारत में। और ये प्लेटफॉर्म जो महात्मा गांधी के लिए पहले से तैयार था, उस पे वो आकर के बहुत अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस भी देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता तो उस प्लेटफॉर्म का घिसकना उतने ही तेजी से होता। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो महात्मा गांधी जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भारत लौटते हैं 1915 में 9 जनवरी को, और इसी दिन भारत में मनाया जाता है क्या? प्रवासी दिवस। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है कई बारी, प्रवासी दिवस। ठीक है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो भारत में प्रवासी दिवस के रूप में रखा गया 9 जनवरी को, और ये भारत वापस लौटते हैं। चलिए, तो ये महात्मा गांधी जी के बारे में छोटी सी बात हो गई। अब इनके कुछ एग्जाम की बात कर ले। तो एग्जाम की बात कुछ है कि इनकी किताबें हैं कुछ, जिसमें इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी किताब है। इनकी एक किताब है हिंद स्वराज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। इनफैक्ट स्टोरी एक्सपेरिमेंट विथ माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ से ज़्यादा क्वेश्चन हिंद स्वराज के बारे में पूछा है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। इनके कुछ अखबार हैं जिसमें हरिजन, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया बहुत फेमस है, एग्जाम का क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यंग इंडिया और न्यू इंडिया में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेरे पास थोड़ा सा जगह है, मैं आपको लिख दूं कि जो न्यू इंडिया अखबार है, ये एनी बेसेंट जी के, एनी बेसेंट जी के देख रेख में इसको चलाया जाता था, न्यू इंडिया। लेकिन जब यंग इंडिया की बात करते हैं तो हमें महात्मा गांधी जी दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, चलिए। और यंग इटली मूवमेंट जो था वो कौन था? मैजनी का। और यंग बंगाल मूवमेंट किसका था? तो वो था हमारा क्या बोलते हैं, डेरोजियो का, बंगाल में। ठीक है ना, चलो। तो ये बात हम लोगों ने कर लिया। अब महात्मा गांधी जी, अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना कि महात्मा गांधी जी किस किताब से ज़्यादा प्रभावित थे और किससे प्रभावित थे। तो 2 राइटर का नाम बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, एक टॉलस्टॉय और एक रस्किन। रस्किन से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा, अनटू द लास्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि रस्किन के अनटू द लास्ट से प्रभावित थे, और टॉलस्टॉय के द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और दूसरा था इनका गीता, बाइबल, इन सारे किताबों से इनका प्रभावशाली एक रिश्ता था और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किससे प्रभावित थे, तो गीता ऑप्शन में रहता है मैक्सिमम, तो गीता टिक कर लीजिएगा। नहीं तो रस्किन और टॉलस्टॉय का नाम भी रहता है, टॉलस्टॉय और रस्किन का। रस्किन का अनटू द लास्ट कई बार एग्जाम का क्वेश्चन हम सॉल्व करके आए हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में मैंने बहुत सारी बातें कर लिया। अब महात्मा गांधी जी को आगे बढ़ाते हैं, अपने काम को भी आगे बढ़ाते हैं, सिलेबस को भी। देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि महात्मा गांधी जी जब 1915 के बाद आगे बढ़ते हैं, तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत मैं लेकर ही चलता हूं, ठीक है, फिर कहानी सुनाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उस लखनऊ अधिवेशन के चेयरपर्सन है अंबिका चरण मजूमदार, है ना। अंबिका चरण मजूमदार है उस लखनऊ सेशन के चेयरपर्सन। ठीक है, मुझे याद है, मैं थोड़ा सा कंफर्म होने के लिए पीछे देख लेता हूँ। ठीक है, तो अंबिका चरण मजूमदार। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इस सेशन में महात्मा गांधी जी मौजूद है। इस सेशन में महात्मा गांधी जी क्या है? मौजूद है। और इसी सेशन में एक और बंदा मौजूद है, बिहार के राजकुमार शुक्ल, बिहार के राजकुमार शुक्ल, वो भी मौजूद है बिहार के। तो राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी से मिल करके और बिहार आने की बात करते हैं, चंपारण आने की बात करते हैं कि बाबा चंपारण आइए, चंपारण में बड़ा दिक्कत है। ठीक है, और दिक्कत आप में से ही ठीक होगा, सबसे तो ठीक होगा नहीं, है ना। तो अब चूंकि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोखले जी, और गोखले जी महात्मा गांधी को मना किए थे कि आप जब बिहार या फिर पूरे भारत में जाएंगे तो एकदम से किसी पार्टी में इंक्लूड नहीं होइएगा, एकदम से किसी आंदोलन में शामिल नहीं होना है, आपको पहले चीज़ों को परखना है, देखना है, और तब जाकर के कोई डिसीजन लेना है, ये कहा था गोखले जी ने। और महात्मा गांधी एकदम अक्षरशः, जिसको बोलते हैं लिटरली, वही चीज़ किए। उन्होंने शुरुआत के 2 साल कुछ नहीं किया, पूरा भारत घूमा, लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी,
पार्टियों से मिले, पार्टियों की पूरी ऑब्जेक्टिव सुना, उसके कार्य प्रणाली को देखा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे दूसरे छोटे छोटे पार्टी हो, सबसे मिले, सबकी ऑब्जेक्टिव देखा, सबका काम करने के तरीके देखे, लोगों से मिला। तो ये सारा चीज़ वो भारत में अनुभव गेन कर रहे थे और नॉलेज ले रहे थे कि क्या कैसे किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते। तो लखनऊ पैक्ट में जो अंबिका चरण मजूमदार थे, वहाँ पे ध्यान रखिएगा चेयरपर्सन, वहाँ पे राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी से मिलते हैं। अब लखनऊ पैक्ट के ऊपर में बात करते हैं कि लखनऊ पैक्ट था क्या, पहले ये इसी के बारे में बात कर ले। तो लखनऊ पैक्ट जो है ना, वो था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का समझौता। नाम से ही समझ में आ रहा है, पैक्ट हिंदी में लिखा हुआ है समझौता, और वहाँ था सूरत विभाजन। तो नाम में ही आपका विभाजन है, यानी एग्जाम का क्वेश्चन है, और यहाँ नाम में ही पैक्ट है, यानी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो लखनऊ पैक्ट, सूरत विभाजन 1907, लखनऊ पैक्ट 1916, लगभग 10 साल के बाद। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है, एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, यानी कि गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता होता है। ऐसा कहते हैं कि उस समय साहब पूरे भारत एक हो गया था, और ऐसी एकता न इससे पहले कभी देखी गई थी और न उसके बाद आज तक टिल टुडे देखी गई है। जैसी एकता 1916 के आसपास भारत में चल रहा था, हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता, गर्मपंथी नरमपंथी के बीच में एकता, मतलब एक पूरी यूनिटी उस समय पूरी अच्छे तरीके से बन गई थी। ठीक है, उस यूनिटी के बनने में कहीं ना कहीं एक दो पर्सन है जिनका योगदान है, उनका नाम मैं फिर से ले लूँ और फिर आगे बढ़ूँ। और वो पर्सन क्या है, तो वो है हमारे बाल गंगाधर तिलक जी और खूबसूरत सी एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के बारे में मैं थोड़ी सी बात जो पहले भी किया हूँ कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करने वाली थी एनी बेसेंट, और मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। कौन, एनी बेसेंट जी मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों ने क्या किया, और चूंकि तिलक जी आप जानते हैं मांडले जेल में थे, और जेल से निकलते हैं और फिर या कहीं ना कहीं तिलक जी जो सबको इकट्ठा करना शुरू करते हैं, यानी कि मॉडरेट से भी मिलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट से भी मिलते हैं, सबको इकट्ठा करना शुरू करते हैं। सबको चाहते हैं कि सब एक साथ रहे, एक होकर के हम लड़ेंगे तभी अंग्रेज को हरा पाएंगे, अगर एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो हम अंग्रेज को नहीं हरा पाएंगे। ये सारी बातें तिलक जी करना शुरू करते हैं, और ये बड़े व्यवहारिक रूप से चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। उसी समय इनकी मुलाकात या एनी बेसेंट जाकर के तिलक जी से मिलती है और अपनी बात कहती है कि भारत में अगर इंग्लैंड से लड़ना होगा तो राष्ट्रवाद की भावना फैलाना पूरे देश में ज़रूरी है, कि आप एक राष्ट्र हैं और जिससे आप लड़ रहे हैं वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है। उस समय सबसे बड़ा ताकतवर देश था, सबसे बड़ा ताकतवर देश है, और इससे लड़ने के लिए आपको एकजुट होना ही होगा, इसका दूसरा कोई चांस है ही नहीं, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ये बात कह रहा हूं मैं एनी बेसेंट जी का। तो एनी बेसेंट जी वहां पे तिलक जी से मिलते हैं और HRL जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के जाते हैं, होम रूल लीग जैसे कॉन्सेप्ट, हिंदी इंग्लिश सब में लिखा हुआ, बेटा परेशान नहीं होना। होम रूल लीग जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के एनी बेसेंट जी तिलक के पास जाते हैं। एक बात और बड़े अच्छे से समझिएगा कि तिलक जी को बहुत ऐसे एनी बेसेंट के फॉलोअर पसंद नहीं करते हैं तिलक जी को, और तिलक जी के बहुत सारे फॉलोअर एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते। ये बात एनी बेसेंट ने खुल के कहा था अपने इंटरव्यू में उस समय के अखबार में, कि हमारे कुछ लोग तिलक जी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि तिलक जी एक्सट्रीमिस्ट हैं, और तिलक जी के कुछ लोग हमें नहीं पसंद करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड की रहने वाली है, एक अंग्रेज महिला है, और कैसे एक अंग्रेज महिला पे लोग विश्वास कर ले, सही तरीके से तो विश्वास नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इन्होंने भारत के लिए अच्छा काम किया, तो ठीक है, हम इतिहास में पढ़ भी रहे हैं ना, इनको चेयरपर्सन भी बनाए हैं हम। आप जानते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला चेयरपर्सन एनी बेसेंट है, और पहली भारतीय महिला चेयरपर्सन में आप देखते हैं सरोजनी नायडू है। तो एनी बेसेंट को हमने चेयरपर्सन भी बनाया है, मतलब हमारे उस समय के नेता ने, ये भी बात आप देख रहे हैं। चलिए, तो HRL लेके आते हैं और दोनों अलग अलग HRL चलाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दोनों फॉलोअर पसंद नहीं करते थे, तो एक पॉइंट भी था अलग अलग। तो तिलक जी का HRL मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फेमस था। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि तिलक जी का HRL हमें कहाँ दिखाई पड़ता है, तो महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, महाराष्ट्र के पुणे में। तो तिलक जी का HRL कहाँ दिखाई पड़ता है हमें, पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। और रेस्ट ऑफ द इंडिया में हमें दिखाई पड़ता है एनी बेसेंट जी का HRL, यानी कि होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट का HRL रेस्ट ऑफ द इंडिया है, पुणे का HRL महाराष्ट्र, खास करके पुणे केंद्र है
तिलक जी के HRL में। तो ये HRL का काम क्या था? राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाना, भारत को एक राष्ट्र के रूप में लोगों तक पहुंचाना, और भारत कॉमन दुश्मन जो अंग्रेज है उसके बारे में आपको जानकारी देना, उसके बारे में बताना कि ये दुश्मन है, ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर जो भी तरीके से अपनी बात कहना है, वो काम था इन दोनों का, एनी बेसेंट जी और तिलक जी का। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आगे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा है कि हायर लेवल के एग्जामिनेशन में, कि जो HRL भारत में चलाया गया, होम रूल लीग मूवमेंट जो भारत में चलाया गया, वो कहाँ के मूवमेंट से प्रभावित था? ये क्वेश्चन तो सिंपल है। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? HRL आयरलैंड की मूवमेंट से प्रभावित थी। आयरलैंड के मूवमेंट से, आंदोलन से प्रभावित था। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये HRL हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये बात बता दिया, ये बात बता दिया, राजकुमार शुक्ल की बात बता दी है। अब थोड़ा बाबा की तरफ वापस लौटते हैं, चूंकि बाबा आ गए हैं, तो अब जब आ गए हैं भारत में, तो ये बात समझ लीजिए कि बाबा केंद्र बिंदु है और बाकी सब बाबा के आसपास है। बाबा एक विशाल बरगद का पेड़ है और सब उनके शाखाएं हैं और सब उनके आसपास रहने वाले, अंदर में उनके पलने वाले लोग हैं, क्योंकि अब इनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि इनके सामने में अब सब ढक जाता है, एवरीवन। ठीक है, या तो आप उनके बात मानिए और नहीं तो उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि इनका पूरा स्टेटमेंट भी था एक समय में महात्मा गांधी जी का। वो क्या था कि मैं किसी पार्टी में तभी ज्वाइन करूंगा जब मैं उस पार्टी को अपने विचारधारा से इन्फ्लुएंस कर सकूं। अगर वो पार्टी अपनी विचारधारा से हमको इन्फ्लुएंस करेगा तो हम उस पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दिमाग बंद है, लेकिन मेरा जो क्या बोलते हैं, मैं खुला नहीं हूँ नई विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन जो नई विचार होनी चाहिए वो इतना चकाचौंध करने वाली होनी चाहिए कि मैं उसमें बह जाऊं। मतलब उनका सीधा कहना ये था कि हम तुम्हारे पार्टी में आएंगे नहीं भाई, हम आएंगे तो हमारी बात मानो, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, हम तभी तुम्हारी बात मानेंगे जब कोई ऐसी बात हो जो हमारा एकदम खोपड़िया खोल के रख दे, तभी मानेंगे। और ऐसी खोपड़िया खोलने वाली बात महात्मा गांधी जी के साथ शायद ही कभी हुआ है, जब तक वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव रहे। चलिए आगे बढ़े। तो महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल चंपारण के लिए मनाते हैं, और चंपारण के लिए जब वो नहीं मानते तो उनके पीछे पीछे साउथ इंडिया तक जाते हैं राजकुमार शुक्ल। वो कहते हैं कि बाबा नहीं चलिएगा ना चंपारण, यानी बिहार चंपारण, तो हम आप ही के पीछे रहेंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, एकदम धोती उठा के आपका चलेंगे, लेकिन आपको चलना ही होगा चंपारण। ठीक है, धोती उठाने का मतलब कपड़ा उपड़ा आपका हम ही समेटेंगे, कन्ना पे उठाएंगे, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। अंतिम में ये जाते हैं चंपारण। चंपारण जाने के बाद जब वो चंपारण जाते हैं तो यहाँ पे 1917 में चंपारण आंदोलन समझ में आता है। हो गया। एग्जाम का क्वेश्चन क्या समझ में आता है? कहानी तो हम आपको सुनाएंगे, एग्जाम का क्वेश्चन थोड़ा बता दे। वो क्वेश्चन ये है कि भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन या पहली जो प्रमुख रूप से आंदोलन वो क्या था? तो वो चंपारण आंदोलन था, 1917 का बिहार के चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन। ठीक है ना, चलिए तो चंपारण आंदोलन 1917। अब यहाँ था क्या, कहानी क्या थी, वो बात बताते हैं, और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी वो भी बात बताते हैं। कहानी सुनाएंगे ना तो याद रह जाएगा, और हमारा काम क्या है, किसी याद अगर आपको रह गया ना तो ये बात मान लीजिए कि मतलब हद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए याद रहना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए क्या हुआ था वो बात मैं आपको बताता हूँ। चंपारण में दरअसल महात्मा गांधी जी जब चंपारण गए तो वहाँ पे जो वहाँ के ज़िले के जो कलेक्टर साहब थे वो महात्मा गांधी को मना करते हैं यहाँ आने से, लेकिन महात्मा गांधी इस बात को नहीं मानते हैं और वो चंपारण पहुँचते हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। तिलक जी चाहे लाख विरोध करते हो या उस समय के जितने भी क्रांतिकारी नेता थे लाख विरोध करते हो, लेकिन एक बार अंग्रेज के किसी अधिकारी का कोई आदेश आ जाता था तो विरोध करते हुए भी उस आदेश को मानते थे। यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने उस आदेश को नहीं माना और एकदम सविनय विरोध किया और वहां पे पहुंचे। लेकिन अब चूंकि अंग्रेज कोई महात्मा गांधी जी बहुत बड़े नेता के रूप में पहले से पूरे दुनिया में एक
नाम आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने काम किया था। तो अंग्रेज बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्पेशल कोई एफर्ट के महात्मा गांधी से उलझना नहीं चाहता था। तो उन्होंने महात्मा गांधी को वहाँ पे अलाउ कर दिया। महात्मा गांधी गए और एकदम से आंदोलन शुरू नहीं किए, बल्कि बहुत सारे लोगों से मिले और लगभग कहते हैं कि 800,000 लोगों का जो प्रतिवेदन था, जो आवेदन था, जो उनकी स्टेटमेंट थे, वो उन्होंने कवर किया, उन्होंने लिखा, उन्होंने पाया, उन्होंने समझा और तब जाकर के आंदोलन को लेकर के एग्री हुए और फिर चंपारण का आंदोलन हुआ। तो चंपारण में दिक्कत क्या था? तो चंपारण में दिक्कत था तिनकठिया पद्धति। ये तिनकठिया पद्धति क्या है वो अगर मैं आपको समझा दूं अच्छे तरीके से तो ये बढ़िया बात है। तिनकठिया पद्धति का मतलब होता है बिहार में 20 कट्ठे का जमीन का एक इकाई होता है कट्ठा। जमीन का बिहार में एक इकाई होता है कट्ठा। तो 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है और तिनकठिया पद्धति में कहा गया था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे में नील का उत्पादन करना ही होगा। मतलब कि जो लीज जमीन पे दिया जाता था किसानों को अंग्रेजों के द्वारा, उसमें ये बात एकदम समाहित था कि आपको 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे नील का उत्पादन करना ही है। और ये जो प्रतिबंध था 3 कट्ठे वाला, वो पूरे 20 कट्ठे जमीन को खराब कर देता था, क्योंकि नील के उत्पादन के बाद वो भूमि कोई काम का नहीं होता था और उसके आसपास की भूमि भी बंजर हो जाते थे। तो मिला जुला कर के ये बड़ा खराब एक नियम था। एक दूसरी बात यहाँ पर क्या थी जो इम्पोर्टेंटली, कि जर्मनी में उस समय तक रासायनिक नील बनने लगा था। जर्मनी में रासायनिक नील बनने लगा था। तो भारत के बने हुए नील जो कभी पूरे दुनिया में व्याप्त था, उसकी मांग कम होने लगी। तो अंग्रेजों के लिए ये सौदा घाटे का भी होने लगा, यानी कि अब नील की खेती फायदे की सौदा नहीं रहा। ये भी बात था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि नील की खेती को छोड़ने के एवज में भारतीय जो किसानों से उससे बहुत ज़्यादा कर और बहुत ज़्यादा उसके बदले में टैक्स वसूलना शुरू कर दिए। यानी कि तुमसे नील की खेती नहीं करवाएंगे, तुम्हारा ज़मीन हम छोड़ देंगे, तुम बदले में ये करो वो करो, ऐसा करके बहुत सारा पैसा लेना शुरू किया अंग्रेजों ने। और इसी का विरोध था। तो विरोध का कारण 2 थे, तिनकठिया पद्धति और अंग्रेजों के द्वारा जबरन वसूली। ये 2 मुख्य विरोध का कारण था। किसमें? चंपारण आंदोलन में। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिए। जब बाबा वहाँ पहुँचे, यानी कि जो महात्मा गांधी जी वहाँ पहुँचे, तो इन सारी बातों से अवगत हुए और फिर वो अंग्रेजों को बोले कि आपको रिटर्न करना होगा जो जबरन वसूली का पैसा है वो। अंग्रेज इसके लिए राजी नहीं था। लेकिन बहुत सारे आंदोलन चलने के बाद अंग्रेज जो है ना, जो भी क्या बोलते हैं, उन्होंने वसूला था उसका 25% रिटर्न करने का राजी हो गए अंग्रेज। 25% रिटर्न करने का, तो 25% जो वापसी का राजी हुए, वो अपने आप में एक बड़ी बात थी महात्मा गांधी जी के हिसाब से। और 25% कर की वापसी, यानी कि जो जबरन वसूली गया था, कर नहीं जबरन वसूली था, उसका वापसी पे ये आंदोलन को समाप्त हो गया। तो एक सफल आंदोलन के रूप में इसे देखा जाता है, किसे? चंपारण आंदोलन को। और इस सफलता से महात्मा गांधी जी बहुत उत्साहित हुए, स्थानीय लोग बहुत उत्साहित हुए और भारत में लोग भी बहुत उत्साहित हुए। तो चंपारण आंदोलन अपने आप में उत्साह का एक बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन है और महात्मा गांधी के पहला आंदोलन होते हुए भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है होने से एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है चंपारण आंदोलन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। 1917 चंपारण आंदोलन। कारण मैंने बता दिया, तिनकठिया पद्धति और जबरन वसूली। और निदान कैसे हुआ? वसूली का 25% अंग्रेज वापस किए। अब आप बोलेंगे सर 25% क्यों वापस किए? पूरा वापस करना चाहिए था। मांग महात्मा गांधी या उस समय के लोगों का पूरा ही था, लेकिन महात्मा गांधी राजी इसलिए हो गए क्योंकि उनको वो ये समझ गए, या फिर जो वहाँ के लोग थे उसको भी ये समझाने में सफल हो गए कि 25% का वापसी भी अंग्रेजों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्म की बात है। जो 1 रुपया कुरेद के निकाल रहा, उससे तुम निकलवा लिए हो वापस, तो वो शर्म से मर जाएगा। और यही हुआ। वहाँ पर धीरे धीरे नील की पूरी खेती समाप्त ही हो गई अगले कुछ समय के अंदर में। ठीक है, तो ये चंपारण समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण के बाद अगला आंदोलन होता है महात्मा गांधी जी का 1918 में अहमदाबाद मिल मूवमेंट। ये अहमदाबाद मिल मूवमेंट है। कौन सा मिल है? कॉटन मिल है। कॉटन मिल।
अहमदाबाद मिल मूवमेंट है। और जो मिल के मालिक है उसमें से एक, मिल के बहुत सारे मालिकों में एक जो महात्मा गांधी के दोस्त हैं, उनका नाम है, यहाँ पे नाम शायद मैंने नहीं लिखा तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम है अंबा साराभाई। ठीक है, उनका नाम है अंबा साराभाई। ये महात्मा गांधी के दोस्त भी हैं जो मिल के मालिक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अहमदाबाद मिल मूवमेंट है। मूवमेंट किस लिए है, क्यों ये मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया पहला। दूसरा कारण होगा, देखो जो भी मूवमेंट हम बताना शुरू करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को, अभी के बाद चंपारण से चीज़ें शुरू हो गई है, तो जो भी मूवमेंट हम बताना शुरू करेंगे उसमें आप देखिएगा उसका कारण जरूर कुछ ना कुछ होगा, और कारण आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर कारण मैं ना बता पाऊँ तो आप कमेंट में बोलिए सर इस मूवमेंट का कारण नहीं बताया। तो कारण जो है वो क्या है, इसका कारण है प्लेग बोनस। प्लेग बोनस इसका कारण है, याद रखिएगा। तो ये प्लेग बोनस क्या है, तो देखो उस समय चूंकि प्लेग से लड़ने के लिए और प्लेग में बीमार हुए परिवारों को और जो मजदूर थे उसके लिए बोनस दिया जाता था। ठीक है, प्लेग के ख़त्म होने के बाद बोनस वापसी लेने की बात हो रही थी, जिसका उस समय लोग विरोध कर रहे थे, जो क्या बोलते हैं, मिल के मजदूर विरोध कर रहे थे और मिल को बंद करके रखे हुए थे। महात्मा गांधी जी को वहाँ बुलाया जाता है और महात्मा गांधी जी वहाँ पे एक्टिव रूप से शामिल होते हैं। महात्मा गांधी जी पूरी व्यवस्था को देखते हैं। पूरी व्यवस्था को देखने के बाद वो कहते हैं कि क्यों ना एक ट्रिब्यूनल की स्थापना किया जाए। वहाँ पे मालिक, जो मिल का मालिक है, वो इसको मानने से इनकार कर देता है और ना प्लेग बोनस के रूप में बात करता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पे इसी आंदोलन में बैठे थे। तो पहली बार भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। महात्मा गांधी जी के भूख हड़ताल पे बैठते ही जितना भी मिल मालिक था, सबके हाथ पैर फूलने लगते हैं कि यार ये तो भूख हड़ताल पे बैठ गया, कहीं निकल लिया तो फिर अंग्रेज छोड़ेगा नहीं, या फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो मिल मालिक तैयार हो जाते हैं ट्रिब्यूनल के लिए, और ट्रिब्यूनल में एक सदस्य महात्मा गांधी जी भी होते हैं, और ट्रिब्यूनल का जो आदेश आता है उसमें प्लेग बोनस को देने की बात की जाती है 35%। ठीक है, 35% प्लेग बोनस देने की बात की जाती है, याद रखिएगा ध्यान से। तो 35% प्लेग बोनस देने की बात की जाती है किसमें, महात्मा गांधी जी के मिल मूवमेंट में। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अंबा साराभाई, जो अंबालाल साराभाई थे, उनके जो, यहाँ पे बता दूं, अंबालाल साराभाई, उनके जो बहन थी अनुसुईया बेन, वो महात्मा गांधी जी के साथ थी इस आंदोलन में। अनुसुईया बेन जो थी ना, वो महात्मा गांधी जी के साथ थी, याद रखिएगा, इस पूरे आंदोलन में। यानी कि भाई विरोध में है और बहन साथ में है, किसके, मजदूरों के, और भाई विरोध में है किसके, मजदूरों के। ठीक है ना, चलिए, तो ये था हमारा अहमदाबाद मूवमेंट, याद रखिएगा आप, एग्जाम का क्वेश्चन 1918। अहमदाबाद मूवमेंट के बाद फिर अगले ही मूवमेंट की बात आ जाती है, ये भी गुजरात में ही है, और ये मूवमेंट है खेड़ा मूवमेंट। ये भी गुजरात का खेड़ा मूवमेंट है, और ये किया था, तो इसमें हम आपको बताते हैं ये क्या था, बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, सबका कारण हम बताते हुए चलेंगे। तो खेड़ा मूवमेंट था कि किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, बावजूद इसके, मैं मेरी बात अच्छे तरीके से समझिएगा, किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, बावजूद इसके अंग्रेज टैक्स वसूली, जबरन टैक्स वसूली कर रहे थे। और यहाँ फिर महात्मा गांधी जी का एंट्री होता है, और महात्मा गांधी जी के एंट्री के साथ चीज़ें जो है ना अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होना शुरू होता है। हालांकि शुरू में मैं इसकी पूरी बातें बताता हूँ ताकि कोई पढ़ा हो तो उसका दिमाग का भ्रम निकल जाए, है ना, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टीचर्स पता नहीं कुछ बता करके चले जाए, तरीके से पढ़ो, और जितना मैंने बता दिया है, चाहे भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में जाओ, एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है, चलो, तो हुआ ये कि उस समय जो खेड़ा मूवमेंट हुआ था गुजरात में, वहाँ पे जो किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, जो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, कि जो किसान, बड़े किसान हैं जो टैक्स दे सकते हैं, वो भी ना दे, क्योंकि अगर वो टैक्स देंगे तो छोटे किसान पे और ज़्यादा दबाव बनेगा। ये बात महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था, और इसको लोग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, वो भी बात मैं बताता हूँ क्या। ठीक है, चीज़ें चलनी शुरू हुई, आंदोलन चलना शुरू हो गया। बाद में जब अंग्रेज़ों को लगा कि इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर अंग्रेज़ कि देखो जो टैक्स देना है ना, ले रहा है उसे ले लो, और जिसको जो
नहीं दे रहा है उसको छोड़ दो। तो महात्मा गांधी जी इस बात पे यहाँ पे राजी हो गए। तो लोग क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी इस पे राजी हो गए कि जो टैक्स देना है देने रहे और बाकियों को टैक्स नहीं। अरे नहीं, शुरू में उन्होंने कहा था कि जो टैक्स दे रहा है उसको भी नहीं देना है, क्योंकि आपके देने से छोटे को दबाव होगा, छोटे किसानों को। तो अब चूंकि ये बंद हुआ, आंदोलन चला, तो आंदोलन चलने के बाद अंग्रेज इस बात के लिए राजी हो गए कि हम छोटे किसानों से टैक्स नहीं लेंगे, बड़े किसान जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे ये बात हुई। तो देखो, जब आंदोलन का एक तरीका होता है ना, रूपरेखा होता है, तो उस रूपरेखा अगर सीधे वहां पहुंच जाएंगे तो फिर महात्मा गांधी वहां ब्लेम हो जाएंगे। आप उनके कार्य प्रणाली से पहुंचे वहां पर कि पहले सबको मना किया, फिर बाद में छोटे किसानों को पूरी तरीके से बरी किया, बड़े किसान कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना एक तरीका होता है। तो यहाँ पे ध्यान में आप रखेंगे, खेड़ा मूवमेंट था गुजरात का, किसानों के कर देने को लेकर के आंदोलन था, फसल खराब हो गई थी। चलिए 1918 तक हम लोग अच्छे तरीके से पहुंच गए। उसके बाद 1919 की बात करते हैं, और 1919 में एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और उसका नाम होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो आप कह लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि इससे पहले 1909 में एक्ट आता है, 1909 में, और उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्ले मिंटो एक्ट। उसको क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो एक्ट। और इसको क्या बोल रहे हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये है मॉन्टेग्यू और ये है चेम्सफोर्ड। ये है भारत सचिव, भारत सचिव, ठीक है। और ये है बाकर बिल्ला हमारा क्या? वायसराय। वो ये है वायसराय, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, कुछ वायसराय के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है। तो इन दोनों ने मिल करके ये पूरा का पूरा रिफॉर्म लाया, और इस रिफॉर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है, कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 1909 के एक्ट में जब हम लोगों ने बात किया था तो वहाँ कहा था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, यानी कि उनके नेता को सिर्फ मुस्लिम ही चुनेगा, ये था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन, तो ध्यान रखिएगा। और द्वैध शासन क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसको दो भागों में बढ़ जाना, एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट पे, यानी कि जो आरक्षित विषय है, उस पे पूरा का पूरा अधिकार इस बाकर बिल्ला का होगा, वायसराय का होगा। और जो हस्तांतरित है उस पे इसके जो पूरा का पूरा एक परिषद है उसका अधिकार होगा, काउंसिल का, उस पे वो नियम बनाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि मैं आपको बताया हूँ समझाने के लिए डायरेक्टरी को, यानी कि द्वैध शासन को, ठीक है। चलिए, तो द्वैध शासन प्रोविंस में क्या किया इन्होंने? इंट्रोड्यूस किया, द्वैध शासन प्रोविंस में शुरुआत किया। किसने? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 के द्वारा, ठीक है ना। 1919 में ही, 1919 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1919 में बहुत सारी बातें होती हैं, तो जरा 1919 की सारी बातों को हम एक बार देख ले, ठीक है ना। 1919 की बात कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे आएगा रॉलेट एक्ट, और यहीं पे आएगा जालियांवाला बाग, यहीं पे आएगा जनरल डायर, ये सारे लोग यहीं पे आएंगे, और यहीं पे बहुत सारी घटनाओं के बारे में बात करना हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, ठीक है। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तक की बात हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब 1919 में अगला बात है रॉलेट एक्ट। हिंदी इंग्लिश सब में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना। 1919 में अगला बात है रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट में हम क्या देखते हैं? सिडनी रॉलेट, सिडनी रॉलेट, यही है सिडनी रॉलेट, बाकर बिल्ला दिख रहा है ना, जो कि इस एक्ट को बनाया था। और इस एक्ट का मुख्य प्रोविजन, यानी कारण क्या था, या सॉरी, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इस एक्ट का कि भारतीय को पकड़ के जेल में डाल देना, शक के आधार पे, बिना किसी ट्रायल के, यानी कि बिना कोई जांच पड़ताल के पकड़ के जेल में डाल दो, और जेल में डालने के बाद जो जांच पड़ताल होगा और उस पर जो अभियोग चलाया जाएगा वो स्पेशल कोर्ट के द्वारा चलाया जाएगा। ये था रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रोविजन। और इस प्रोविजन से पूरे भारतीय लोगों को नाराजगी थी, पूरे भारतीय लोग नाराज थे, और इसको लेकर के आंदोलन चलाया जा रहा था, ये बाकर बिल्ला के कारण।
ठीक है, इसको तो गोली मार देना चाहिए था। खैर चलिए, मारा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आंदोलन पूरे भारत में चल रहा, और ये रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी का पहला नेशनल लेवल का आंदोलन था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसमें महात्मा गांधी शरीक हुए थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि उनका पहला आंदोलन कौन था, तो चंपारण, जो कि आपने पढ़ा। लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात, चंपारण तो चंपारण तक सिमट के रह गया ना, लेकिन राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात करेंगे तो फिर आप रॉलेट एक्ट को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए, तो रॉलेट एक्ट के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, गांधी जी के बारे में बात कर लिया। अब हुआ क्या, तो हुआ ये कि आंदोलन चल रहा था और इसके विरोध चल रहे थे रॉलेट एक्ट में, और उसी समय इसी कानून के द्वारा 2 भारतीयों को पकड़ लिया जाता है। उनका नाम होता है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये 2 लोग होते हैं जिनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है इसी एक्ट के बिहाफ पे। ठीक है, इसी एक्ट के आधार पे। ठीक है, चलो, अब क्या है कि आंदोलन और ज़्यादा तेज हो जाता है। आंदोलन तो चल ही रहा था और लोग जालियांवाला बाग अमृतसर में, अब चूंकि ये कहाँ है, तो अमृतसर में है। ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अमृतसर में जालियांवाला बाग है। ठीक है, तो पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं इसके विरोध में। किसके विरोध में, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू जी के पकड़ा जाने के विरोध में। और वहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायर, ठीक है, ये डायर नहीं है, ये कायर है। ठीक है, तो ये जो कायर आपको दिखाई दे रहा है, इस कायर ने गोली चलवा दिया अंदर में मौजूद लोगों पे। हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे घायल हो गए, बहुत सारे जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। मतलब कि एकदम ऐसा त्राहिमाम मचा, ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ था जो काम इस कायर ने किया। ठीक है, ये दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ था, पूरा दुनिया इससे स्तब्ध रह गई, इस जालियांवाला बाग कांड से, जिसमें इस कायर ने इतनी गोलियां चलवाई। कहते हैं कि जितनी गोलियां थी सब खत्म कर दिया, तब तक गोली चलाते रहे जब तक कि गोली समाप्त नहीं हो गया। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से इस फोटो को देख लेना, अगर कहीं मिल जाए तो इसको छोड़ना नहीं। चलो ठीक है, अब कहाँ मिलेगा ये, लेकिन ये घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस घटना के लिए आप जानते हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। कब मांगी है, इधर आकर के, यानी कि आज से लगभग 7-8 साल पहले प्रधानमंत्री थे वहाँ के, तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी इस जालियांवाला हत्याकांड के कारण, इधर आके। हाँ, वहाँ के जो राजा रानी है वहाँ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और भारत में ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से है अंदर ही अंदर कि हमें वहाँ के महारानी से माफ़ी मंगवाना है इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, या फिर वहाँ के राज दरबार से एक माफ़ीनामा पत्र आना चाहिए, याद रखिएगा। और बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पे आकर के माफ़ीनामा का एक पूरा का पूरा डायरी वहाँ बना हुआ है, चीज़ें लिखे हैं, लेकिन राज दरबार से अभी तक नहीं आया है जालियांवाला बाग। तो ये जो कायरता किया डायर ने, इसके लिए डायर को आपको बताऊं मैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि लोगों ने तो इस जालियांवाला कांड का विरोध किया। भारत में तो विरोध करना था, दुनिया में विरोध हुआ, लेकिन वहाँ का एक अखबार था, उसने इसके लिए 30,000 पाउंड की रकम इकट्ठा की इसको इनाम देने के लिए कि तुमने अच्छा काम किया है। मतलब गुस्सा नहीं आ रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तो मैं इतना आराम से बोल रहा हूँ इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा ना। 30,000 पाउंड इसको दिया गया कि तुमने अच्छा काम किया है कि भारतीयों को गोली मारा है, गोलियों से लिटा दिया है। इसको 30,000 पाउंड का इनाम दिया था। समझ लो कितनी बड़ी बात है, 30,000 पाउंड, है ना। चलिए, और कब, 1919 में, है ना, समझ रहे हो ना। पूरी जीवन बीत जाएगा इस 30,000 पाउंड में, इसको पूरा जीवन बीत जाएगा, इतना पैसा होता है उस समय के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो ये जनरल डायर की बात हम लोगों ने कर लिया। अब इस जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच पड़ताल के लिए हंटर कमेटी बैठी थी, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि हंटर कमेटी कब बैठी थी, तो 1919 में बैठी थी।
इसके आगे भी 1919 लिख ही देता हूँ मैं। 1919 में बैठी थी, किस लिए बैठी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। ये बात भी आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपने रॉलेट एक्ट देखा, इस बाकर बिल्ला को देखा और इस कायर को देखा, दोनों को देख लिया आपने। और फिर आपने हंटर कमेटी देखा, जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ ये भी बात आपने देखा। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को आपने नहीं देखा, तो मैं उन दोनों महान सेनानी को दिखाता हूँ। ये है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर सत्यपाल हैं और ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं। दोनों का शक्ल एक जैसा लगता है कि नहीं? एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। और ये है आपके जालियांवाला बाग का एक तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को गोली मार रहा है। ये यहाँ पे समझ लो कि निहत्था ऐसे बैठे और सामने से आकर के गोली मार दिया। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 में ही बात करते हैं, 1920 के आसपास की। यहाँ पे 1920 लिख देता हूँ मैं। और उस समय एक कहानी हुई थी, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इस कहानी को आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहानी, और ये दोनों भाई को भी आप अच्छे तरीके से तस्वीर में देख लीजिए और कहानी सुनिए। हुआ ये था कि 1918 में 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, तो उस समय अंग्रेज जो है ना टर्की को ये आश्वासन देते हैं कि आपके खलीफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, टर्की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और टर्की को एशिया का मरीज, यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मरीज, ठीक है, इल कहा जाता है टर्की को। टर्की एक ऐसा देश है जो है तो एशिया में, लेकिन उसकी पूरी व्यवस्था यूरोपियन कंट्री जैसा है। वहाँ पे एक नया जो अभी आया है ना राष्ट्रपति, उसने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की है, कुछ कट्टरपंथी की तरफ उसका झुकाव है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी प्रमोट करता है और FATF के ग्रे लिस्ट में उसको डाल दिया है। इस वजह से भी टर्की का भी है थोड़ा सा, ये सब कहानी चल रहा है। ये बात मैंने बोला एग्जाम का क्वेश्चन है, FATF के ग्रे लिस्ट में टर्की भी शामिल है बेटा, पाकिस्तान के साथ, याद रखिएगा। चलिए, तो टर्की के खलीफा को लेकर के बात हो रही थी। तो पॉइंट यहाँ पर यह था कि टर्की का खलीफा पूरे दुनिया के इस्लाम, खास करके भारतीय इस्लाम मानने वाले लोगों के धर्म गुरु के रूप में माने जाते थे, धर्म गुरु। और वहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल पे उस पर टर्की के खलीफा का अधिकार माना जाता था। मेरी बात तो अच्छे तरीके से समझिएगा कि टर्की के जो खलीफा थे वो धार्मिक गुरु थे इस्लाम मानने वाले लोगों का, और वहाँ के जितने भी धार्मिक स्थल थे उस पर उनका अधिकार माना जाता था, यह अधिकार था। इंग्लैंड ने क्या किया कि टर्की के खलीफा को हटाने की कोशिश की, टर्की के खिलाफत को खत्म, खलीफा को नहीं, खिलाफत को ही, यानी उस पद को ही समाप्त करने की कोशिश की, खिलाफत को हटाने की कोशिश की। उसके विरोध में आंदोलन चल पड़ा। और चूंकि महात्मा गांधी जी के बहुत सारे ऐसे नेता थे, बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, या बहुत सारे ऐसे साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता थे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी भी उससे इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। चलिए, तो भारत में भी ये अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन बड़ा तेजी से चला, और ये आंदोलन अहिंसक नहीं था, हिंसक था। महात्मा गांधी जी के जो पूरा का पूरा एक पूरा उनका कॉन्सेप्ट है, पूरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है, उससे अलग ये आंदोलन था। महात्मा गांधी सत्याग्रह, अहिंसा की बात करते हैं, और ये आंदोलन हिंसक था, याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन। और भारत में इस खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले और आगे बढ़ाने वाले ये दो भाई थे, अली ब्रदर्स, ठीक है। इनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, और इनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो भाई थे, यहाँ पे लिखा मैंने मोहम्मद अली और शौकत अली, ध्यान से देख लीजिएगा। तो अली ब्रदर्स साहब थे ये दोनों, और ये खिलाफत मूवमेंट को भारत में शुरू किए। यानी कि जो अंग्रेज का एक कंसेप्ट था खिलाफत को हटाने का, उसके खिलाफ में। और इस खिलाफत मूवमेंट को महात्मा गांधी ने साथ भी दिया, उनका एक सपोर्ट था खिलाफत मूवमेंट को, महात्मा गांधी जी का। अब देखिए, ये हिंसक आंदोलन है और महात्मा गांधी जी इसमें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी का इसके पीछे मंशा था कि एक आंदोलन जो चल रहा है और हम इसमें अगर सपोर्ट देंगे और हम एक आंदोलन अगर चलाएंगे, या फिर एक तरीके की सपोर्ट अगर हमें मिलेगा, तो हम ज़्यादा व्यापक आंदोलन छेड़ सकते हैं और अंग्रेज़ों के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकते हैं।
भारत, अब चूंकि हर आंदोलन का तो एक ही मकसद होता है कि भारत को छोड़ना, ठीक है, भारत से भगा देंगे। अब आंदोलन सफल होगा तो भी भाग पाएगा, लेकिन हाँ ये पीछे चल रहा था कि आंदोलन जितना व्यापक होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो गांधी जी का एक छिपा हुआ एजेंडा भी था इसमें, और एक पूरा इन्फ्लुएंस भी था कि कुछ लोग उनके साथ थे। तो गांधी जी इस आंदोलन को क्या किए, समर्थन दिए, यानी कि मूवमेंट सपोर्टेड बाय गांधी जी। ये बात एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। तो ये खिलाफत मूवमेंट है जो अली ब्रदर्स ने चलाया। इस मूवमेंट को हालांकि दबा दिया गया, अली ब्रदर्स को पकड़ लिया गया, लेकिन ये मूवमेंट अपने देश में एक बेहतर स्थान रखता है। खिलाफत मूवमेंट का कारण मैंने आपको बता दिया। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे टर्की के खिलाफत को समाप्त करने का उद्देश्य है ना, टर्की के खिलाफत के समर्थन में, ठीक है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ठीक इसके अगले साल यानी कि 1920 में ठीक इसी समय एक मूवमेंट शुरू होता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन। नाम सुना होगा, गांधी जी का एक ऐसा आंदोलन जो कि मील का पत्थर माना जाता है। किस तरीके से, तो देखो जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना, तो खास करके आधुनिक भारत का इतिहास और आंदोलन किस समय शुरू हो जाता है, तो आप देखते हैं कि चलो 1920, 1930, 1942 ये तीन जो सबसे बहुत महान आंदोलन है, अगर इस सेगमेंट में आप बांट के पढ़ना शुरू करेंगे कि 1920 तक पढ़ लेना है, 1920 से 1930 तक पढ़ लेना है, 1930 से 1942 और 42 के बाद 47, अगर इस तरीके से अपने मन में बांटिए, आपके पास नोट्स तो पूरा होगा, मन में बांट करके और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा। एक और बात बताता हूँ कि 1920 तक, 1920 से 1930, 30 से 42 और 42 से 47, अगर इस तरीके से क्रम बांटते हैं तो उसके बीच का जो कुछ और घटनाएं हैं वो भी आपके क्रम में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके डेट वाइज जो इधर उधर फ्लैक्चुएट होगा वो फ्लैक्चुएशन खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हाँ आप तभी समझ सकते हैं जब आप, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से वही बता सकता है जो इसको इम्प्लीमेंट किया हो जीवन में, जिसने इस तरीके से पढ़ा हो। बाकी तो बस ऐसे ही पढ़ के निकल जाने वाला तो वो जीवन में ऐसे ही किया है, नोट्स उसका कोई और बना रहा है, पीपीटी उसका कोई और बना रहा है और वीडियो वो खुद बना रहा है। तो जो खुद से देखा नहीं किताब को, जो खुद से पढ़ाया नहीं नोट्स को, वो कैसे इसके मर्म को समझ पाएगा। तो किसी चीज़ को कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो अपने हाथों से कीजिए, वही वाली बात है। तो आप इस तरीके से बांट के करना शुरू कीजिए। चलिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, यानी कि हम लोग बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। जब असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो ये 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक ये आंदोलन चला और ये हमारे गांधी जी हैं जो असहयोग आंदोलन के प्रणेता हैं। ये हमारे CR दास हैं, ठीक है, सॉरी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं ये साहब, और ये हमारे अरुणा आसफ अली, और ये जो नीचे तस्वीर है अरुणा आसफ अली के जवानी का यानी कि यंग एज का तस्वीर है। आप देखिए अरुणा आसफ अली कैसी लगती थी, और ये बुढ़ापा का तस्वीर है। तो भाइयों मित्रों, आप कुछ समय के बाद ऐसे ही होने वाले हैं कि जिस समय आप बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं या बहुत हैंडसम लग रहे होते हैं, समय के साथ आपका चीज़ें उतर जाती है। तो जितना समय है, जितना बचा हुआ है, आप पता नहीं क्या करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन को सबसे पहले जो सपोर्ट मिला, यानी कि वो कहाँ से, तो कलकत्ता के सेशन से 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को इम्प्लीमेंटेशन करने का पूरा सपोर्ट मिला। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और जिस दिन असहयोग आंदोलन को शुरू होना था, एक विशेष अधिवेशन था, और जिस दिन असहयोग आंदोलन को शुरू होना था उसी दिन तिलक जी का देहांत हो जाता है, यानी कि तिलक जी पास अवे ऑन 1 अगस्त 1920। तिलक जी की मृत्यु हो जाती है उसी दिन, जिस दिन असहयोग आंदोलन को शुरू करना होता है, उसी दिन तिलक जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और तिलक जी के मृत्यु में मैं यहाँ पे जो बातें लिख रहा हूँ ना, तिलक कोश, ये एग्जाम का क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, और अगर आपके एग्जाम में ना बने तो हायर एग्जाम में तो बन ही जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे किसी भी एग्जाम में चले जाओ, एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, चाहे रेलवे, SSC, PCS एग्जामिनेशन में चले जाओ या फिर UPSC ऊपर में। तिलक कोश, तो तिलक कोश का स्थापना होता है, तिलक फंड, ठीक है, तिलक फंड का स्थापना होता है इसी आंदोलन में। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तिलक फंड, ठीक है ना, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। तो तिलक जी की मृत्यु कब होती है? 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। और आंदोलन को शुरू किया जाता है, ठीक है। चलिए पॉइंट, इस आंदोलन में इसका नाम ही क्या है? नॉन कॉपरेशन। एक बात याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन जो भी होगा वो सारे आंदोलन में क्या होगा? बहिष्कार होगा। किसका बहिष्कार? अंग्रेजों के सामानों का, अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशन का। चाहे वो इंस्टीट्यूशन कोर्ट का हो, चाहे इंस्टीट्यूशन शिक्षा का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो, और सामान का, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे गुड़ हो, चाहे चीनी हो, चाहे वो गन्ना हो, मतलब गन्ना तो नहीं, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम हो, उसका बहिष्कार होगा। तो अंग्रेजों का पूर्ण रूप से बहिष्कार ये हो गया, ये जरूर होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका योगदान, यानी कि स्वदेशी में योगदान होगा, दूसरा। और तीसरा पॉइंट है कि कुछ लोगों से अपील किया जाएगा। तो वो ये 3-4 चीज़ें बड़ा कॉमन है। तो अपील क्या होगा? अपील होगा जैसे कि अगर कोई सैनिक है, भारतीय है, तो उसको कहा जाएगा अगर आपने नौकरी नहीं छोड़ा है तो आप गोली न चलाएं, ठीक है। या फिर जो वकालत वकील कर रहे हैं, अगर आपने नहीं छोड़ा है वकालत तो आप केस न लड़ें भारतीय भाइयों के विरोध में। तो ये सब अपील किया जाएगा, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी के आंदोलन का कुछ पॉइंट है जिसको समझिएगा कि अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार, अंग्रेजों के इंस्टीट्यूशन का बहिष्कार, और अपील किया जाएगा कि भैया आप जो है ना, जो भारतीय हैं वो हमारा सपोर्ट करें किसी भी तरीके से। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस समय अपील किया जाएगा कि आप लोग अपनी अपनी नौकरी छोड़ दें। अपील किया गया अपनी उपाधियों को लौटा दे, ठीक है। ब्रिटिश के ऑफिस को, चाहे कोर्ट हो चाहे दरबार हो, कुछ को उसका बायकॉट करे, ठीक है। गवर्नमेंट की नौकरी को छोड़ दे, विदेशी सामानों को छोड़ दे। और इस समय बहुत सारे लोग अपनी नौकरी और अपने काम को छोड़ देते, जिसमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी, यही साहब है सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, इनको आपने पीछे देख लिया है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं, अरुणा आसफ अली, ये हमारे अरुणा आसफ अली, ये सारे लोग जो महान वकील थे ये छोड़ देते हैं अपनी वकालत। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम का क्वेश्चन बना है वो भी बात मैं बता दूं कि कांग्रेस में सबसे ज़्यादा जो नेता लोग थे या जो कांग्रेस में शामिल थे उसमें मैक्सिमम कौन थे? वकील। तो कहते भी है कि भारत के आज़ादी में वकीलों ने योगदान दिया, क्योंकि आप जितना नाम देख रहे हैं सब के सब वकील थे। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी भी वकील थे। तो उस समय वकालत एक बहुत बड़ी बात थी, और वकील बनने का मतलब बहुत बड़ा नॉलेज वाला बंदा, और होता भी वकील नॉलेज वाला बंदा। गांधी जी खुद वकील थे, आप देख रहे हैं। तो ये सब के सब वकील थे। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस में मैक्सिमम लोग वकील थे, याद रखिएगा। और भारत की आज़ादी में भी सबसे ज़्यादा किसने योगदान दिया? तो वकील लोगों ने योगदान दिया। ये बात आप अपने जेहन में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये असहयोग आंदोलन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किसने किसने अपनी वकालत छोड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें हुआ क्या। तो जो मैंने बताया, बहिष्कार, और दूसरा अपील, है ना। और पूरे भारत में असहयोग आंदोलन बहुत तेजी से फैल गया। हालांकि असहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैला, लेकिन कुछ जगह पे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, जिसमें चौरी चौरा का बात सबसे पहले आता है, और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा की तरफ हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। चलिए ठीक है, देखिए हुआ ये, अब इस समय आंदोलन चल रहा है, और ठीक इसी समय भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा होती है। प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वेल्स के प्रिंस थे उसकी यात्रा होती है। ये है प्रिंस ऑफ वेल्स, बड़ा हैंडसम है ना, कोमल सा है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, वो भारत आते हैं, और पूरे भारत में उनका जब वो आते हैं तो काले झंडे से उनका स्वागत किया जाता है। और जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं लोग अपने कमरे और अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। उनके विरोध में काले झंडे दिखाई पड़ते हैं, उनके विरोध में जुलूस निकलता है, उनका विरोध बहुत ज़्यादा होता है। किनका? चार्ल्स का। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि कुछ जगह पे जहाँ पे ज़्यादा विरोध की आशंका थी वहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा गांव, कहीं कहीं पूरा का पूरा शहर को ढकवा दिया था। दिल्ली में ढका गांव, हमारे सर बताते हैं कि दिल्ली में मुखर्जी नगर के पास ढका गांव है, वो इनके विरोध के कारण ही उसको ढकवा दिया गया था पूरे गाँव को पर्दा से। तो यहाँ पर देखिए प्रिंस चार्ल्स भारत आए थे और इनका बहुत बड़ा विरोध हुआ था। भारत में जहां जहां भी गए इनको विरोध का सामना करना पड़ा। इनको क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1921 की घटना है जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, ध्यान रखिएगा। चलिए 1921 में, उसके बाद 1922 में क्या हुआ, यहां ध्यान रखिएगा।
कि गोरखपुर के इलाके में, मैं वही बात बता रहा हूँ और ये तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। गोरखपुर के इलाके में चौरा चौरी कांड होता है। मैं फिर से बताऊँ, गोरखपुर के इलाके में चौरा चौरी कांड होता है। ये चौरी चौरा कांड या चौरा चौरी जो भी आप बोलते हैं, वो था क्या, तो कुछ इस तरीके का था, पूरी बात समझिएगा। हुआ ये कि कुछ लोग शांतिपूर्वक जो है ना अपना आंदोलन कर रहे थे, असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। उसी समय अंग्रेज जो है ना आते हैं और लाठियों से पिटाई करते हैं। कुछ लोग मर भी जाते हैं, गोली भी चलाते हैं, लाठियों से भी पिटाई करते हैं। तो कुछ लोग की देहांत भी हो जाती है और कुछ लोग को चोट लगता है। अब जानते हो, अब लाठी से मारे तुमको, कैसा चोट लगेगा, कैसे तुम बिलबिलाओगे। अब फरवरी का महीना है, ठंडा का महीना, और उत्तर भारत में ठंडा जानते हो कितना पड़ता है। तो लाठी जो मारा होगा, ऐसा चोट लगा होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो एकदम से आपको देखिए, आपको कोई थप्पड़ मारेगा ना तो रिप्लाई में अगर थप्पड़ चलेगा नहीं तो गाली चलेगा। मतलब ये प्रकृति का रिप्लाई है, इसको आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी इस प्रकृति को बदलना चाहते हैं कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दो। कैसे होगा भाई, मारा है लाठी उल्टा जगह पे, तो कैसे होगा। लाठी मार दिया उल्टा जगह पे तो रिटर्न यहाँ पर तो न्यूटन्स लॉ तो लागू होगा ही ना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो प्रतिक्रिया हुई, न्यूटन को लोग याद रखा था, महात्मा गांधी को लोग भूल गया। और जैसे ही न्यूटन को याद रखा तो जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया में थाने में आग लगा दिया, पुलिस वाला को उसमें फेंक दिया, सबको लो जल के मरो। जो कोई भाग रहा था जान बचा के, उसको ही पकड़ के उसी में फेंक दिया, सब भूनो, सबको खाएंगे बैठा के, अच्छा से भुना हुआ। तो ये था चौरा चौरी कांड, यानी कि लाठी चलाया गया, भीड़ पे चोट लगी, भीड़ उग्र हो गए, पुलिस थाने को जला दिया गया, पुलिस वालों को जल के मार दिया गया। और इस घटना से महात्मा गांधी जी इतने हतोत्साहित हुए और नाराज हुए कि उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव से क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो गांधी जी विड्रॉ द मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो बातें हुई, ये 1922 अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट घटना है। क्यों इम्पॉर्टेंट घटना है, जरा मैं आपको बात बताता हूँ। इस समय सुभाष चंद्र बोस जी जेल में हैं, या उस समय बहुत सारे लोग जो है ना, जो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, वो ऑटोमेटिक महात्मा गांधी से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था। और सुभाष चंद्र जी का कहना था कि पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है और एक छोटी सी घटना के कारण आप आंदोलन को वापस ले लेते हैं, आपसे आंदोलन नहीं होगा। आप एक चुके हुए लोग हैं। चुके हुए लोग का मतलब आप जो है ना, आप लीडरशिप करने के लायक नहीं है। यहीं से सुभाष बोस और महात्मा गांधी जी का वैचारिक मतभेद शुरू हो जाता है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से वो उनको बापू कहते थे। आपको पता है कि उन्होंने बापू कह करके संबोधन किया था महात्मा गांधी जी को, सुभाष चंद्र बोस से। तो व्यक्तिगत मतभेद और वैचारिक मतभेद में अंतर होता है। इसको हम लोग मतभेद और मनभेद से अंतर को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मतभेद और मनभेद। तो मनभेद एक निगेटिव सेंस है। मनभेद क्या है, एक निगेटिव सेंस है, जहां पे आप व्यक्तिगत रूप से उससे विरोध है। लेकिन मतभेद एक पॉजिटिव सेंस है, और हर डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आप जो बोले वो सही है, और अगर सही नहीं है तो हमको विरोध करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यानी कि आपके मत का विरोध कर रहे हैं, आपके विचार का विरोध कर रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव सेंस है मतभेद। लेकिन मनभेद एक निगेटिव सेंस है। और जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, उनको मनभेद और मतभेद में समझ ही नहीं आता है, और मतभेद को मनभेद मान लेते हैं और जीवन भर की एक दुश्मनी पाल लेते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं है ना। बेवकूफ़ी बहुत हद तक अंदर व्यवस्थ है, इस वजह से समझ में नहीं है। इसको अगर समझना है तो बड़े आसान तरीके से समझिए। दो पार्टी के नेता हैं, तो उनका मतभेद है, उनके वैचारिक मतभेद है, कार्य करने का प्रणाली में मतभेद है। लेकिन अगर आप देखिए कोई शादी विवाह है, तो ये क्या व्यक्तिगत है, तो मतभेद तो है जो पॉजिटिव है, डेमोक्रेसी में होना चाहिए। मनभेद नहीं है तो सबके शादी में जाता है, उपहार देता है। आप देखते हैं हर जगह हर किसी को बुलावा देता है, और यहाँ भी कोई मनभेद कर ले तो फिर ये बेवकूफ़ी है। चलिए ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी, और किस तरीके से महात्मा गांधी चौरा चौरी में वापस ले लेते हैं क्या, असहयोग आंदोलन को। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ देते हैं। जिन्ना उसमें होते हैं जो कांग्रेस छोड़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस होते हैं, और भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस तो नहीं छोड़ते, लेकिन एक मतभेद हो जाता है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कांग्रेस को छोड़ देते हैं महात्मा गांधी से विरोध में। और महात्मा गांधी जी
को 1922 में पकड़ लिया था, अरेस्ट भी कर लिया था इसी समय 1922 में। तो ये बात तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताया तो कि महात्मा गांधी अरेस्टेड इन 1922 इस आंदोलन के ठीक बाद, और फिर 1924 में उनको छोड़ा जाता है जब वो बेलगांव अधिवेशन के क्या बनते हैं, चेयरपर्सन बनते हैं महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन के। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं स्वराज पार्टी को निपटा लूँ, फिर चीज़ों को मैं आगे लेकर के चलूँगा, ठीक है। तो 1922 में इस आंदोलन को वापस लेने से महात्मा गांधी के बहुत सारे मतभेद वाले लोग खड़े हो गए, लेकिन महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो जानते थे कि क्या होना है और वो बहुत दूर का सोचते थे। देखो अपने आप में बहुत बड़ा हस्ती है वो, समझ गए ना, इस बात को आप समझिए। जो विरोधी है और जो उनको मानने वाले हैं, दोनों को किसी भी हाल में महात्मा गांधी की शरण में जाना ही पड़ता है अंत तक, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी इसको आंदोलन को वापस लेते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, और इस समय फिर एक बिल्कुल राजनीतिक शून्यता शुरू हो जाती है, भारत में आ जाती है। मतलब राजनीतिक रूप से सारी गतिविधियां क्या होती है, ठप पड़ जाती है। बहुत सारे लोग जेल में हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी भी, आंदोलन नहीं चल रहा है तो लोग अपने अपने घरों में हैं, अंग्रेजों का पूरा दमनकारी एक चक्र चल रहा है। तो एक राजनीतिक वैक्यूम नज़र आता है बहुत बड़ा। उसी बीच में जो महात्मा गांधी का एक दूसरा प्लान हमेशा होता है कि जब आंदोलन ना चल रहा हो तो हम लोगों के बीच में जाएं, जिसको संघर्ष कहते हैं, लोगों के बीच में जाए, छुआछूत की बात करें, उसको निपटाने की बात करें, सफाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, चरखा और सूत काटने की, मतलब एक डेवलपमेंट की बात चलती रहना चाहिए। अगर आंदोलन है तो आंदोलन है, अगर आंदोलन नहीं है तो कैसे भारत का उत्थान हो उसकी बात होती रहनी चाहिए, कि देश में छुआछूत खत्म हो जाए, भाईचारा बनी रहे, साफ सफाई हो जिससे लोग बीमार ना हो, एजुकेशन हो, आत्मनिर्भर हो, लोग अपना काम करें, काम करके आगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी महात्मा गांधी का। इसी में एक कुछ लोग ऐसे भी थे जो इससे अलग कुछ और सोचते थे, और उसमें दो नाम सबसे प्रमुख था। आप जानते हैं कि समाज में सब एक जैसा नहीं सोचता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उल्टे रास्ते पकड़ के चलते हैं। मैं उल्टा रास्ता नहीं कह सकता हूँ, सॉरी, लेकिन अलग रास्ता पकड़ के चलते हैं। तो ये अलग रास्ता पर चलने वाले दो लोग थे, उसमें एक थे बड़े नेहरू, जिनको मोतीलाल नेहरू कहते हैं, MLN मैं लिखता हूँ इनको, और जवाहरलाल नेहरू को लिखता हूँ JLN, और ये है CR दास, ठीक है, CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं, और उनका नज़रिया क्या है, तो उनका नज़रिया है कि भैया देखो, हम जाएंगे कहाँ, विधानसभा में इलेक्शन लड़के, और वहाँ पे अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, क्योंकि विधानसभा में अगर अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे तो ये विरोध सुनाई देगा इंग्लैंड तक। तो इंग्लैंड के राजा महाराजा, वहाँ के इंग्लैंड के जो बड़े लोग हैं, वहाँ के जो प्रजा है, वहाँ के जो रानी है या राजा है, वो सब इस विरोध को देखेंगे, इसको देखेंगे, और उनके लेकर के कुछ बातें हम तक आएगी, हमारे देश के लोग भी देखेंगे और हम पे बिलीव करेंगे, फेथ करेंगे। ये सारा चीज़ चल रहा है महात्मा गांधी जी के और हाँ ठीक है, ये सारा चीज़ चल रहा है CR दास और मोतीलाल नेहरू के दिमाग में, ठीक है। महात्मा गांधी जी इसके विरोध में है, वो कहते हैं कि जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ इतना ही इसका मैं निगेटिव इम्पैक्ट देखता हूँ। क्या निगेटिव इम्पैक्ट, तो कल देखिए, अगर आप चुन के चले जाएंगे, वहाँ पे संसद में जाएंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे यानी सैलरी मिलेंगे, आपको रहने का घर मिलेगा, तो आप भी उसी के जैसा हो जाएंगे। यानी कि आराम जो है ना इंसान को क्या बना देता है, मतलबी बना देता है, तो आप भी उसी के जैसा हो जाएंगे। तो अगर आप उसके जैसा हो जाएंगे तो फिर देश की जनता के लिए जो काम करना होगा वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसी में घुल मिल के रह जाएंगे। इन बात से मोतीलाल नेहरू और CR दास जो है ना वो इन बात के खिलाफ में था, मतलब वो नहीं मानते थे कि ऐसा होगा। और उन्होंने क्या किया, इन दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया। किस लिए किया, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था, जो 1923 में होने वाला चुनाव था। तो 1923 के चुनाव लड़ने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना किया, और महात्मा गांधी की मान्यताओं से थोड़ा सा अलग चल करके कांग्रेस के अंदर ही रह करके इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया। कांग्रेस स्वराज पार्टी, पूरा नाम ऐसे है, कांग्रेस स्वराज पार्टी। एग्जाम में स्वराज पार्टी से आता है, इसलिए मैंने स्वराज पार्टी लिख दिया। कांग्रेस स्वराज पार्टी बनाता है, और कांग्रेस स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं 1923 का, और 42 सीटों पे विजय प्राप्त होते हैं।
और 42 सीटों पे विजय प्राप्त करके वो कहाँ जाते हैं, विधानसभा, और विधानसभा में जाकर के बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अंग्रेजों के वो उस मुद्दे को जो कि दमनकारी मुद्दा है उसको विधानसभा में उठाते हैं। हर वो एक्ट का बिल का विरोध करते हैं जो भारतीय हिसाब से ठीक नहीं है। यानी कि एक पूरी विरोध की राजनीति और विपक्ष की राजनीति वहाँ जाकर करते हैं और कहीं ना कहीं जनता को इससे एक बिलीव बन जाता है आपके नेताओं पे, अपने कांग्रेसी नेताओं पे, स्वराज पार्टी के नेताओं पे। और ये बिलीव और विश्वास, ये सम्मान और जनता के लिए काम, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है भारत में उस हिसाब से, और ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देकर के आता है स्वराज पार्टी। हालांकि 1925 में CR दास जी की मृत्यु हो जाती है। CR दास जी 1925 में वो मर जाते हैं और CR दास जी के मृत्यु के बाद भी स्वराज पार्टी का विघटन हो जाता है, ये समाप्त सी हो जाती है स्वराज पार्टी। लेकिन जितना भी काम किया इन्होंने 1-1.5 साल में, वो बहुत बेमिसाल काम किया और इसका परिणाम भी दिखाई पड़ा। ठीक है ना। चलिए, तो स्वराज पार्टी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आप क्या बोले, भारत के आंदोलन को आगे बढ़ाने में और लोगों के विश्वास को जीतने में, लोगों के विश्वास तक, क्योंकि वो अंग्रेजों का विरोध किया ना विधानसभा में जाकर के, और ये अपने आप में बड़ी बात थी कि आपका नेता विधानसभा में आपकी बात बोल रहा है, तो लोगों में ऐसी ही हिम्मत बढ़ जाता है। आज भी नेता अगर आपकी बात बोलता है कि आप बेरोजगारी की बात राहुल गांधी जी के भाषण में आई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, कि चलो हमारा कुछ तो बात वहां पर जा रहा है, कुछ तो बात रख रहे हैं, नहीं तो नेताओं तो बात ही नहीं करते हैं आम आदमी का। तो आम आदमी की बात रखना भी अपने आप में एक तरीके का इन्फ्लुएंस होता है, अपने आप में एक तरीके का व्यवहार कुशल एक बनाते हैं लोगों को। चलिए ठीक है, तो ये था 1923 का स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के बाद हम लोग आगे बात करेंगे 1924, और हम लोग बात करेंगे महान चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का, और इनके बारे में हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ेंगे उसी क्रम से जिस क्रम से हम आगे आए हैं। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे रोकते हैं। आप कमेंट करेंगे आपके एग्जाम के क्वेश्चन को लेकर के, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक खरीद लीजिएगा घटना चक्र का, उसको बनाइए। मैंने पहले बताया है कि आप अपने पूरे तैयारी को पैकेट में बांट लीजिए, छोटे छोटे आपको तय करना है, छोटे छोटे बंडल में बांट लीजिए और उससे एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान के चलो कि अगर मैथ्स की एग्जाम्पल दे, तो मैंने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा और प्रॉफिट और लॉस का हम क्वेश्चन निकालेंगे दूसरा पढ़ने से पहले, और जब उसका क्वेश्चन निकल जाएगा फिर हम दूसरा पढ़ेंगे परसेंटेज, फिर परसेंटेज का क्वेश्चन निकालेंगे। तो इस तरीके से बंडल में बांटिए, GS में भी, हर सब्जेक्ट में। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।